Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो गाइज आज जो है हम टीईई जून 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर जो होता है आंसर शीट में हम किस तरीके से लिखना है, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। बेसिकली बच्चों को मालूम नहीं होता है और मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो बच्चे 7-8 क्वेश्चन कुछ भी करके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। ठीक है, तो आई होप सो आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, ताकि आपका जितना भी पूरा डाउट है एंड देन क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करेंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और जो आज की जो वीडियो है उसका PDF जो है आज मैं शाम तक आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो फटाफट आप बायो लेक्चरर को भी वहां पे जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व होगा वो क्वेश्चन आंसर। देन उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप जैसा कि देख रहे हैं ये बीएससी जनरल वालों का है, यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये प्लांट एंड इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी का है। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और वो पढ़ते भी नहीं है देन उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट में देखना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स कम आ रहे हैं एग्जाम्स में वो रीजन ही यही है कि बच्चे कोई सा भी 5 क्वेश्चन मतलब वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो नहीं आता है और 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं और जो पहले क्या कहते हैं छूटा हुआ क्वेश्चन रहता है उसी के बेसिस पे क्या होता है एग्जामिनर मार्क्स चढ़ा देता है। देन उसके बाद आपका क्या होता है मार्क्स कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि भाई आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर राइट करना है, किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया नोट में आपका क्या लिखा था, 5 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दें एंड देन आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कर ले जो भी है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले आपको कंपलसरी है उसको करना है और जो आप क्या है लेवल डायग्राम बनाओगे जहां पे नेसेसरी है जहां पे जरूरत है उसकी वो एकदम ड्रॉ मतलब नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, और लेवल डाल के बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 into 1 यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बच्चे क्या करते हैं चारों के चारों कराते हैं। भाई यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या लिखा पड़ा है, 3 क्वेश्चन एनी 3 क्वेश्चंस को करने हैं तो यहाँ पे 3 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप जो सा अच्छा लगे, एक्यूटोलॉजी आपको आता है, बायोम आता है, डिकम्पोजर आता है, हार्बेरियम आता है, जो भी इनमें से चारों में से 3 जो आता है आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में यह क्या है 4 into 1 यानी यहाँ पे 4 ब्लैंक्स होंगे। तो इन 4 ब्लैंक्स को आपको क्या करना है पूरा का पूरा भरना है। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आपका सी में जो है सी क्वेश्चन जो है इसमें आपका ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स कितने दिए हुए हैं तो 3 ट्रू फॉल्स है, उसमें आपका 1-1 नंबर का ट्रू फॉल्स है। इसका उससे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी था वो भी आपका 1-1 ही नंबर का था। देन उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी याद रखिए, ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। डोंट skip फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा पहला क्वेश्चन पेपर पहले क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना। देन उसके बाद जब हम आते हैं सेकंड पे तो यहाँ पे क्या है नीट और लेवल डायग्राम की हेल्प से हमें क्या है इन्हें डिस्क्राइब करना है, इन टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, टोटल आपका 10 नंबर का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं चारों के 4 कराते हैं। तो गाइस चारों के 4 नहीं करने, आपके पास फालतू समय है तो आप ज़्यादा बड़ा करके लिख लीजिए, भले ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर राइट कर सकते हैं लेकिन आप 4 के 4 मत लिखिए। ठीक है, तो देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई शेप्ड जो एनर्जी फ्लो मॉडल है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देन उसके बाद डिफरेंट जोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड उसके बाद एस शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये देखिए ये चीज मैंने जब आपको कराया था ये वाला BBYCT 133 का पहला चैप्टर जो था उसमें ये था ना एस शेप्ड था। देन उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो आपका सेकंड चैप्टर में था वो भी मैंने आपको बता ही रखा था, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या है
गिव डिटेल अकाउंट ऑफ एनी टू, देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने कहा है यहाँ पे, है ना। 2 × 5 यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडेप्टिव फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स बताने हैं, तो यहाँ पे आप जोन सा इन तीनों में से जो अच्छा लगे, या फिर मेजर रोल ऑफ सॉइल बायोटा, या फिर एंडेमिज्म आपको आता है तो ये कर दीजिए। तो इन तीनों में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो बेस्ट आपको अच्छे से आता है, जो आपको बिल्कुल याद है, वही आप अटेम्प्ट करिए, बाकी आप स्किप कर दिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में आप नंबर कटवा आते हो। देन उसके बाद क्या है, डिफाइन करना है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है और डिस्क्राइब करना है उसके डिफरेंट स्टेजेस को, आपका जो जीरोस्फीयर में होता है। देन ये भी आपका कितने नंबर का है, पहला जो है यहाँ क्वेश्चन, यानी प्लांट सक्सेशन डिफाइन करना, वो 2 नंबर का है। एंड देन इसी में आपका दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है, इसको 8 नंबर का है, तो ये थोड़ा बड़ा करके आप लिखिएगा। देन उसके बाद यहाँ 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन कर दी, आपका 2 नंबर में डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद आउटलाइन क्लासिफिकेशन, जो कि एंगलर और प्रेंडेटल द्वारा जो किया गया था, उनको आपको करना है डिस्क्राइब 6 नंबर में, और इसके मेरिट्स भी आपको लिखने हैं। देन उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन में आपका कह रहा है डिस्कस द बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हेरार्की जो है आपका टैक्सोनॉमिकल, इसको यहाँ पे बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट जो है उसको यहाँ पे डिफाइन करना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने 6 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ आर द क्या लिखा है, पैलिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंस, ठीक है। तो इसका भी आपको 5 नंबर का है। यहाँ पे फिर 7वां क्वेश्चन जो आता है, ये इसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने, या फिर आप सेमेंटाइड्स कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड की, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI, या फिर आपका क्लेडोग्राम, या फिर फूड वेब को आप क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का है, ठीक है। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको पहले से लेकर लगातार 5वें नंबर तक क्वेश्चन आते हैं तो छठा 7वां आपको छोड़ देना है। अगर इसमें से चौथा 5वां आपको नहीं आता है तो छठा 7वां करेंगे, यानी टोटल जो आपका होना चाहिए क्वेश्चन, फर्स्ट पहला क्वेश्चन प्लस आपके 4 क्वेश्चन, और आप कहां से कर सकते हो, 2 to 7 आप जितने भी अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। 2 से लेके 7 तक आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहां से ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा, 2 से लेके 7 तक आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां तक आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से आपको करना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे आपका देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आपके क्या है इसको सॉल्व करके मैंने आंसर सॉल्यूशन बना रखा है, क्योंकि देखिए क्या है कि इनमें से अगर 2 ना आए तो 2 क्या पता फिर से नेक्स्ट पेपर में रिपीट हो जाए। तो इस चक्कर में मैंने क्या करा है, सारे के सारे जो है टर्म्स को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और सबसे जो विश्वसनीय और मैं कहूं जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं सॉल्व कराता हूं और जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में आने के, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप इसी चैनल पे आइए। देन उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्या है अच्छे से पूरा का पूरा बुक क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों ही बुक से आपके आए पड़े हैं, पहला जो आपका इकोलॉजिकल क्या कहते हैं प्लांट इकोलॉजी है, एंड आपका जो टैक्सोनॉमी जो दूसरी बुक है आपकी BBYCT की, उसी के दूसरे बुक से भी काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देन उसके बाद हम बात कर लें, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्यूटोलॉजी को डिफाइन करने कहा जा रहा है। क्या है गाइज, एक्यूटोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश में मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्यूटोलॉजी को डिफाइन करिएगा। ये बड़ा ही हल्का चल रहा है, खैर छोड़िए। तो एक्यूटोलॉजी को आप किस तरीके से डिफाइन करेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्यूटोलॉजी जो आपकी स्टडी होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल स्पीसीज की होती है। क्या होती है, इससे पहले हमने क्या है सीन इकोलॉजी भी पढ़ा था। तो सीन इकोलॉजी आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है, और आपका एक्यूटोलॉजी आपका क्या होता है, आपका इंडिविजुअल स्पीसीज के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसका एनवायरमेंट के साथ, वो आपका एक्यूटोलॉजी कहलाता है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ geographical distribution, taxonomic position and morphological characters, reproduction, life cycle, behavior, species with जितने भी आपके इकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, या मैं बोलूँ उनका जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, वो आपका एक्यूटोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत आप सभी को?
थोड़ा सा और डार्क लेते हैं हम पेन को। तो देन उसके बाद आप एक्यूटोलॉजी आप समझ गए होंगे। तो देन उसके बाद हम आ जाते हैं बायोम पे। बायोम आपका क्या होता है? तो बायोम जस्ट हमने क्या है, जब आवर एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे या मैं बोलूँ एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे थे, तो अब भी हमने बायोम के बारे में पढ़ा था। बायोम जो होता है एक क्या होता है, एक एरिया क्लासिफाइड होता है जिसमें आपके बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं, है ना, वो क्या लिखा है, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पीसीज दैट लिव इन द लोकेशन। ठीक है, एक ही लोकेशन पे आपके रहते हैं। टेम्परेचर रेंज की बात करें, सॉइल टाइप एंड अकाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर एंड यूनिक पर्टिकुलर प्लेस, जो भी पर्टिकुलर प्लेस है उस पर क्या होंगे, ये सारी चीजें यूनिक होंगे, है ना। एंड क्या है, प्लेस एंड फ्रॉम नीचेज फॉर specific allowing scientists to define the biome. However scientists disagree now how biomes exist. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप इस तरीके से बायोम को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का है तो इसमें हमें ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एक नंबर का है, ज्यादा हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, उतना ही लिखेंगे जितना, क्योंकि देखिए आप जब गए हो ना पेपर देने, तो आपको क्या करना है, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा पेजेस भरने की कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चों को काफी सारा पेज मिल पाता है, वो मुश्किल से 5 से 10, ये क्या कहते हैं, 10 पेज मुश्किल से मुश्किल भर पाते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपको 15 से 20 पेजेस आपको भरने ही भरने हैं वहां जाके। ठीक है, आप चाहे कुछ भी हो जाए 15 से 20 पेजेस भरिए और सही सही आंसर लिखिए, फालतू की चीजों को मत लिखिए। हाँ, अगर 15 से 20 नहीं भी होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद हम तीसरा जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजर को डिफाइन करना है। तो अ डिकम्पोजर इज अ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, हुज इकोलॉजिकल फंक्शन, उसका इकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है उसमें रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करता है एंड परफॉर्मिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या है, नेचुरल प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन का, उसको परफॉर्म करता है। वो फीड किस पे करता है, तो डिकेइंग, मतलब जो भी सड़े गले चीजें होती है ना उन पे वो करता है, तो इसलिए इसको डिकेइंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल की बात करें, आपका आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, हो जाएगा फंगई, हो जाएगा, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, मेजर एग्जाम्पल है। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, अर्थवर्म भी लिख सकते हैं, ये सारे आपके डिकम्पोजर्स हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं हार्बेरियम के। हार्बेरियम पे, हार्बेरियम क्या होता है, तो हार्बेरियम होता है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्टोर्ड कैटलॉग्ड एंड अरेंज सिस्टमैटिकली फॉर द स्टडी ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एमेच्योर्स फॉर मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो उसमें क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं, ना, कैटलॉग एक तरीके से वो अरेंज होते हैं सिस्टमैटिकली, जिससे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आपके बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट होते हैं, वो जाके वहाँ पे स्टडी करते हैं, या फिर जो एमेच्योर यानी जो शौकिया होते हैं ना, जो शौक करने, जिन्हें शौक होता है बहुत सारे प्लांट्स के रिजर्व को देख सके, तो वो सारे वहां पे जाते हैं, घूम घूम के देखते हैं। कलेक्शन आपका कैसा होता है, तो कलेक्शन लाइक दिस इज अ वाइटल रेफरेंस when you need to identify the plants and also serve a fixed to ever the identify of thousands of plant name। आपको वहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलेंगे जिसमें आपको जैसे भी आप क्या है, मतलब जो आइडेंटिटी होती है प्लांट की, उसको जानने के लिए उसको बहुत सारे क्या है, क्या कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, उनके नेम के साथ मिलेंगे। तो वहाँ पे आप क्या है, वहाँ पे जाके आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन डिफाइन कर देना है। तो पहला क्वेश्चन का ये ए वाला पार्ट था। देन उसके बाद बी जो है आपका, बी में आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या लिखा है। ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, लेकिन आप क्या है उसमें आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि आपके सारी किताब पढ़ के जाते हैं, सारे टॉपिक को पढ़ के जाते हैं। तो जो नहीं पढ़ पाते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो अपना कॉमन सेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द सॉलिड कॉम्पोनेंट और द हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉलिड कंपोनेंट होता है और हार्ड सरफेस होता है अर्थ का, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली वो लैंड की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लैंड लिख देते तो प्रॉपर ये इसका आंसर नहीं बनेगा। तो याद करिए कितने सारे लेयर्स होते हैं। तो मैंने बताया था आपको, ऊपर वाला लेयर होता है क्रस्ट होता है, बीच वाला लेयर होता है मेंटल होता है, और एंड देन आपका जो अंदर वाला सबसे जो वो होता है गोला होता है, वो आपका क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला कह रहा है यहाँ पे, तो ये आपका होगा सरफेस जो होगा क्रस्ट का बना होता है, जो कि आपका काफी ज्यादा टफ होता है, हार्ड होता है ना। तो कुछ इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, द डैश स्पीसीज किल्स और हार्म द प्रे एंड स्पीसीज फॉर फूड। क्या है कि कौन सा स्पीसीज जो होता है वो क्या करता है, मारता है या फिर हार्म करके प्रे को अपना फूड बना लेता है, यानी खा जाता है उसको। तो आपके कौन से होते हैं, शिकारी होगा। तो ध्यान करिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पे प्रे को लिखा है, तो यहाँ पे शिकार करता है, तो यहाँ पे प्रीडेटर आ जाएगा।
कोई दिक्कत? यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रीडेटर्स। देन उसके बाद क्या है, इन सक्यूलेंट लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है किस में? सक्यूलेंट ये जब ये सीधा आपका जीरो क्या कहते हैं, जीरोस्फीयर से बिलोंग कर रहा है। जीरोस्फीयर यानी जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो जो सक्यूलेंट लीव्स होते हैं ना गाइज, उसमें आपके क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस होके वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पाइन आएगा। देन यहाँ पे लिखा है ए इज एन एडिक्वेट अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टर्म यूज टू डिजाइनेट एन एंटिटी या फिर टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम किस तरीके से डिजाइनेट करेंगे, है ना। एक एप्रोप्रिएट टर्म देते हैं तो वो आपका होता है टैक्सॉन होता है। क्या होता है गाइस? टैक्सॉन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है, चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सी पे। सी में आपका क्या कह रहा है? सी में जस्ट आपका कह रहा है कि भाई इसमें करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो यहाँ पे हम देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्लांट डेट लिव इन हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड मिजोथर्म्स। क्या है ये? अब देखिए ये सारी चीजें जो है बिना किताब पढ़े आपको नहीं आएगी, है ना। तो ये जो इसमें कह रहा है कि जो प्लांट्स है जो कि हाई टेम्परेचर में साल भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मिजोथर्म्स कहते हैं। तो ये वाला तो आपका थोड़ा सा फंस सकता है। तो ये मिजोथर्म्स नहीं होगा। आप यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, यहाँ भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे मीजो कह दिया। मीजो जस्ट मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट होता है ना। तो ये मीजो तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मीजो की जगह हम मेगा लिखेंगे, मेगा थर्म्स। अरे इसका आंसर नहीं लिखना है, सॉरी, ये तो फॉल्स कर देना है, सीधा आपको फॉल्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मीजो थम्स नहीं आएगा, यहाँ पे मेगा थम्स आएगा। ठीक है, मेगा थम्स कहते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया। देन उसके बाद दूसरा आपका क्या कह रहा है कि ओमेगा टैक्सोनॉमी है उसको हम बेटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? तो सिंपली बताऊं ये फॉल्स है। ओमेगा जो टैक्सोनॉमी है, ओमेगा टैक्सोनॉमी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसको इंसाइक्लोपेडिक भी कहते हैं। इंसाइक्लोपेडिक कह देते हैं, साइक्लोपेडिक। ठीक है, इंसाइक्लोपेडिक टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। ये क्या कहते हैं? बीटा नहीं कहते। बीटा का हो जाता है आपका, बीटा टैक्सोनॉमी को हम क्या कह देते हैं? तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देन इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे फाइडेलिटी लिखा है। फाइडेलिटी रेफर करता है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज इन हाई नंबर इन अ कम्युनिटी। तो इसमें कह रहा है फाइडेलिटी आपका क्या है, किसी भी स्पीसीज में प्रेजेंस मतलब क्या है, प्रेजेंस बताता है किसी भी कम्युनिटी में कि वो हाई नंबर में रहता है। ठीक है, ये लिखा है इसमें, तो ये आपका होगा ट्रू। ठीक है, ये वाला आपका ट्रू होगा। कोई दिक्कत? तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। और आपका पहला जो क्वेश्चन है जिसमें वन वर्ड कह रहा है, शॉर्ट आंसर लिखना था। देन उसके बाद आप इस तरीके से ट्रू फॉल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से ही 2 फॉल्स हो चुका है, तो यहाँ पे तो बेसिकली आपका ट्रू ही आएगा, है ना। क्योंकि ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं होता कि सारे आपके फॉल्स हो जाए या फिर सारे ट्रू हो जाए। एक ना एक तो फॉल्स और एक ना एक ट्रू तो आएगा ही आएगा। देन उसके बाद आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो देन पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, इसलिए मैंने उसको क्या है सेपरेटली यहाँ पे कराया। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना है। नहीं आता वो अलग बात है, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन भूलना नहीं है। इसको जोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसको जोड़ के देन उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है भाई कि जो यहाँ पे क्या करना है, वेल्ड विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। क्या है? नीट डायग्राम की मदद से यहाँ पे क्या है, इसमें और पतला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम, नीट एंड लेवल डायग्राम होना चाहिए। और इसको यहाँ पे क्या है, इनमें से 2 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इनमें से आप 2 ही को करिएगा, 4 को मत कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पेपर में अगर चारों में से अगर मान लीजिए कि 2 नहीं तो 2 आ जाए, क्या पता अगले पेपर में, इसलिए मैं चारों को यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए वाइज शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वाइज शेप्ड जो है आपका या फिर डबल चैनल एनर्जी है वो फ्लो मॉडल जो है। ठीक है, इसको वाई शेप्ड को हम डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी जगह आपका डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल आ गया तो बच्चे क्या हो जाते हैं कि वाई शेप्ड और डबल चैनल, उनमें कंफ्यूजन होकर वो भूल से जाते हैं ना।
कंफ्यूज हो जाते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो ये जो एनर्जी फ्लो है मॉडल का वो किनके द्वारा दिया है, तो एसटी ओडम द्वारा दिया गया 1956 में। ये मॉडल दिखाता है कि जो फ्लो ऑफ लाइट है या मैं बोलूँ हीट एनर्जी है वो आपका क्या है, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जस्ट उस पर भी मतलब ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जस्ट इन पे डिपेंड करता है। डीकम्पोजर जो है वो प्लेस किए जाते हैं सेपरेट बॉक्स में फॉर सेपरेटिंग द ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, डीकम्पोजर को एक अलग बॉक्स में सेपरेटली उनको प्लेस किया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जस्ट ग्रेजिंग या फिर डेट्रिटस होते हैं। ठीक है, वो सड़े गले पत्तियों को खाते हैं या फिर क्या मरे मरे हुए जीवों पे आश्रित होते हैं। ठीक है, उनका फूड चेन अलग होता है। इन ऑल इकोसिस्टम दैट ग्रेजिंग एंड द डेट्रिटस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू so shift and the flow of energy can quickly respond the changes। जो आपका क्या होता है, जितने भी आपके इकोसिस्टम उसमें ग्रेजिंग हो गया या फिर डेट्रिटस फूड चेन वाले हो, ग्रेजिंग मतलब जो घास खाने वाले होते हैं, एंड देन जो डेट्रिटस फूड चेन हो गए वो इंटरकनेक्टेड होते हैं सो दैट दे शिफ्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसके कारण वो क्या शिफ्ट हो जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी का, एंड क्या क्विकली रिस्पॉन्स करता है किसी भी एनी चेंजेस को लेके। दिस कैन बी डेसिपेटेड बाय अ वाइज शेप्ड या फिर टू चैनल एनर्जी फ्लो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस कैन बी डेसिपेटेड वाई शेप्ड और टू चैनल एनर्जी फ्लो डायग्राम इससे दर्शाता है। ठीक है, इस मॉडल में आपका क्या है, दो फूड चेन होगा जो आपस में कनेक्टेड होगा, है ना, और जो मॉडल है ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होगा देन सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल के, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंफर्म करता है बेसिक स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा जो स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर होता है वो कंफर्म करता है, और क्या करता है, सेपरेट करता है द टू चेन्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, है ना, बोथ टाइम एंड स्पेस। तो इसको क्या करने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। देन उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो कि प्राइमरी से फूड टेक करते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, डिफर ग्रेटली साइज मेटाबॉलिज्म इन रिलेशन टू मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझा सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इंजेशन होता है, देन एसिमिलेशन होता है, फिर प्रोडक्शन, देन उसके बाद ग्रोथ किस प्रकार से करते हैं, एक्सक्रीट जो करते हैं, ये जस्ट स्टोरेज दिखा रहा है ना, रेस्पायरेशन एंड देन बायोमास उसका दिखा रहा है। तो ये आपका क्या है, वाई शेप्ड आपका एनर्जी फ्लो मॉडल है, किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, इस डायग्राम को बिल्कुल आपको रट लेना है, ये चीज आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, तो डिफरेंट जोन ऑफ सॉइल को क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना है, या मैं कहूँ जोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल बताना है। तो ये चीज मैंने क्या है आपके पोस्ट में भी करके बताया था कि भाई ये वाला जो पिक्चर है बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन है, यहाँ पे पहला जो ओ वाला है यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वाला होता है। देन बी की ए की बात करें तो यहाँ पे सरफेस होता है, सरफेस सॉइल होता है। देन उसके बाद बी वाला आपका क्या होता है, सब सॉइल होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो आपका ओ लेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सी की बात करें तो ये सबस्ट्रेटम होता है, ये क्या है, यहाँ सबस्ट्रेटम, यहाँ पे रॉक्स भी होते हैं और सॉइल भी होता है टाइप्स के, और काफी मिनरल्स भी होते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आर की बात करें तो ये बेडरॉक होता है। तो ये वेरियस हॉरिजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल है। तो ये पिक्चर आपको याद रखना और बना लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमें डिफाइन भी करना था। तो यहाँ पे लिखा है, अ सॉइल प्रोफाइल इज अ फिजिकल एंड केमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेयर ऑफ हॉरिजन। क्या है, ये फिजिकल और केमिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं हम लेयर ऑफ हॉरिजन में, या मैं बोलूँ लेयर्स जो है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। देन ये क्या है, डेट मेकअप द सॉइल, जो कि सॉइल को बनाता है, और कहां से ये दिखता है, तो सरफेस टू डेप्थ, आपका क्या है, सरफेस से लेके आपकी गहराई तक आपका ये लेयर ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद करें, द लेयर ऑफ द सॉइल आर फॉर्म्ड एज वेल एज डिफरेंशिएटेड इन द ओरिजिनल पेरेंट मेटल। आपका जो लेयर ऑफ सॉइल है वो किससे बनता है मिलके, तो जो भी आपका पेरेंट मेटल होता है ना, ओरिजिनल पेरेंट मेटल, उसी से मिलके क्या है, लेयर ऑफ सॉइल तैयार होता है। हॉरिजॉन जो है वो लेबल्ड होता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसी के बेसिस पे जो डिफरेंट लेयर है उसको क्या करा जाता है, लेबलिंग किया जाता है ना, कि ओ वाला अगर मैंने कहा तो वो ऑर्गेनिक होगा, बी वाला आपका होगा तो उसमें थोड़ा सा मिनरल ज्यादा होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी क्या है चीजों को डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, तो टाइम लगता है उसको बनने में सबसे पहली बात तो, फिर उसके बाद कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी उसमें क्या होता है,
ना पूरा प्रोसेस लगता है। एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो बड़े बड़े बेड रॉक्स होते हैं उनको जस्ट ब्रेक डाउन करने का काम करता है, वेदरिंग करने का काम करता है ना। एंड देन क्या है, द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द, ये किसके द्वारा सिस्टम डेवलप किया गया था, तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडी है उनके द्वारा डेवलप किया था। ये जो लेयर है इसको में आपका ओ आ जाता है, ए आ जाता है, ई आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है एंड आर आ जाता है। ये आपको क्या है सीक्वेंस याद रखना है, ओ ए ई बी सी आर, ओ ए ई बी सी आर, ठीक है। इसको सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, आप ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत करिएगा। ये अगर ऊपर नीचे करिएगा तो आपका बेकार हो जाएगा। बच्चे ए बी सी डी कुछ भी लिख के आ जाते हैं, नहीं, पहला आपका ओ होगा, फिर ए आएगा, फिर ई होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर आर होगा, ठीक है। भले ही आपको नाम याद हो या ना हो, आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्स है उसके लेयर के नाम, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, और उसके पोजीशन और नेचर जो है उस पर डिपेंड करता है ये सारे जो लेयर। देन उसके बाद टिपिकल प्रोफाइल ऑफ ए मैच्योर सॉइल जो है इंक्लूड करता है फॉलोइंग हॉरिजॉन्स में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्स ऐसे यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। यहाँ सब सॉइल तक आपका क्या है, रूट यहाँ पे यहाँ तक होता है, ठीक है। इसके नीचे रूट फिर नहीं जाता सबस्ट्रेटम तक। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन एस शेप्ड आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है उसको हमें बताना है। तो एस शेप्ड हो गया, फिर जे शेप्ड हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे लिखा है, डिफाइन मैंने करा है, मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है किसी भी इन्वायरमेंट का, वो कब तक, मतलब जो सस्टेन कर पाता है या फिर सपोर्ट कर पाता है एक पर्टिकुलर समय के लिए, वो आपका कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। यानी आपका एक समय ऐसा आता है कि देखिए सारी रिसोर्सेज की कमी ना हो और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और आपकी क्या होगी, रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो सिंपली आपके क्या होंगे, जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज यहाँ पे एरो से बता दूं, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। एंड देन वो तब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक क्या है, आपका रिसोर्सेज क्या ना हो जाए, सीमित ना हो जाए। क्या हो, रिसोर्सेज जैसे ही आपके कम होने लगेंगे तो वो माना जाएगा, वो ऐसा क्या कहते हैं, कंडीशन माना जाएगा जिसमें आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका जो वैल्यू है, पॉपुलेशन का वैल्यू है, इतना ही आपका आपके एनवायरनमेंट द्वारा सपोर्ट कर पाएगा या फिर कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, यानी इससे ज़्यादा आप पॉपुलेशन आपकी नहीं बढ़ सकती। जैसे कि ऐसे बना रहा हूँ मैं ग्राफ, और ये क्या है, जे शेप्ड ग्रो कर रही है, ये इस तरीके से सीधा आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये तब तक ग्रो करेगा जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाए, या मैं बोलूँ मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंच जाए, तब तक वो ग्रो करता है। तो जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है। कब होता है ये, जब आपके क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, पॉपुलेशन एग्जिबिट लॉजिस्टिक ग्रोथ। देन उसके बाद आपका पॉपुलेशन जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ करने लग जाता है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन जो है आपका बताता है कि किस तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वहां से आपका क्या है, इस तरीके से फिर आप क्या है, शार्पली आपका डिक्रीमेंट, इंक्लाइनमेंट आपको, इंक्लाइनमेंट कह रहा हूँ, डिक्लाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा पॉपुलेशन में, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या, रिसोर्सेज गेट यूज्ड, लिमिटेड होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर लिया, इसलिए वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, और वो क्या है, वो लेवल ऑफ होने लगेगा। देन कैरिंग कैपेसिटी के आने के बाद वो एस शेप्ड कर्व बनाने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एस शेप्ड कर्व बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका रिसोर्सेज भरपूर होता है तो देन आपका ग्रोथ कैसा होता है, पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, साइज कुछ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा इस तरीके से, तो देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या, कांस्टेंट हो जाएगा ग्रोथ। देन उसके बाद आपका जैसे ही रिसोर्सेज लिमिट होगा तो देन ये वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बताता है, यानी ये जे शेप्ड और एस शेप्ड आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या है, जे शेप्ड को सॉरी एस शेप्ड को हमने डिफाइन करा है, क्या पता अगला क्वेश्चन आपका जे शेप्ड को आ जाए डिफाइन करने, ठीक है। तो आप जे शेप्ड को भी आप जान सकते हो, जे शेप्ड भी मैंने बता दिया किस तरीके से होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है डिफाइन करने। तो यहाँ पे डी बोला है कि भाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब करा है, जस्ट ये आपके यूनिट 2 में था, है ना, जिसमें आपका वाटर वाला जो इकोलॉजिकल फैक्टर था, तो वाटर में हमने डिस्क्राइब करा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या करना है,
द मैकेनिज्म बाय विच वाटर मूव्स थ्रू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है वाटर मूव करता है डिफरेंट कंपोनेंट एनवायरनमेंट में, अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में, जैसे कि आपका एयर के फॉर्म में है ना, जिसे वेपर कहते हैं, या वाटर के फॉर्म में, या फिर लैंड पे होता है ना, वो क्या है, वो जस्ट आपका वाटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, वाटर साइकिल कहलाता है। सोलर एनर्जी हो गया, ग्रेविटी ड्राइव हो गया, ये मूवमेंट जो है वाटर का इन्हीं के थ्रू होता है। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल, वो आपका क्या है, वाटर साइकिल का डिफरेंट कंपोनेंट है। सोलर एनर्जी के कारण सोलर एनर्जी पड़ता है, तो देन उसके बाद आपका वाटर ट्रांसपिरेट, ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वापस से आसमान में आ जाता है। देन क्या हो जाता है, जब वो बूंदे भारी हो जाती हैं, कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन के बाद वो वापस से ग्रेविटी के कारण, वो ग्रेविटी ड्राइव के कारण नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एंटी क्या होता है, एंटी ग्रेविटी या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो करता है जब वो वेपराइज हो रहा होता है, एंड देन जब कंडेंस होता है तो वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, वापस नीचे आने लगता है। देन उसके बाद क्या है, वाटर जो प्रेजेंट होता है इन द वाटर बॉडीज या फिर रिजर्वायर कह ले, जैसे कि रिजर्वायर में आपका हो गया ओशन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, लेक्स हो गया या रिवर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हीटेड होते हैं, मैंने बता दिया, और स्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, है ना, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जिसे कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, ये जस्ट आपका प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। ये इवेपोरेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, ये चीज मैंने बता दी। इसको डिफाइन आपको बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यही करना है। वाटर जो है आपका रिटर्न होता है वया ट्रांसपिरेशन, है ना, आपका लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, क्या है, प्लांट भी आपके क्या है वाटर लॉस करते हैं, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर में, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसके पत्तियां जो होती है, पत्तियों के ऊपर स्टोमाटा लगा होता है, स्टोमाटा से वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेट होता है। देन ये जो चेंजेस है टेम्परेचर, मतलब ऊपर जाके फिर क्या होता है, उनके टेम्परेचर में चेंज आता है, वेपर आपके क्या है क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे वो ठंडा होता है तो क्या होता है, क्लाउड फॉर्म कर लेता है, फिर वाटर कम आता है, वापस आता है अर्थ पे, कम डाउन ऑन अर्थ एज अ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, आपका हेलस्टोन हो गया, या फिर रेन हो गया, या फिर आपके स्लिट हो गया, है ना, ये सारे जो अलग अलग फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के, ड्यू भी हो गया, तो इसके फॉर्म में आपके क्या है, ये वापस से अर्थ पे आते हैं, विच कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखा भी है, रेन, ड्यू, स्नो एंड हेल, है ना। रेनफॉल जो पैटर्न है वो आपका मेनली रिलेट करता है वाइंड सर्कुलेशन की, भाई वाइंड का सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, वही आपका डिपेंड करता है रेनी होने पे, काउज होता है, कॉजेज ऑफ रेनिंग होता है। देन उसके बाद हम बात करें ग्लोबल प्रेसिपिटेशन पैटर्न की, वो भी इफेक्ट होता है ओशन, वो होता है ओशन करंट के कारण। ठीक है, कि ओशन का करंट किस तरीके से किधर चल रहा है। ठीक है, एंड माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट के कारण भी होता है। माउंटेन क्या करता है, बीच में जो बादल होते हैं बादलों को रोक देता है, या फिर जो भी प्रेसिपिटेशन है उनके कारण होता है। देन मोर प्रेसिपिटेशन फॉल होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मैंने बताया था आप सभी को, सबसे ज्यादा सनलाइट जो फॉल करती है इक्वेटर पे ही करती है, जहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सिंपली वहां पे आपका बारिश ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, वेयर एज लेस प्रेसिपिटेशन टेंड टू फॉल नियर द नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटिट्यूड। नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटिट्यूड्स पे जब हम देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका बारिश कम, ज्यादा, बहुत कम रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपका क्यों होता है, यहाँ पे आपका जो इवेपोरेशन रेट होता है वो काफी कम होता है। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, जो कि रेगुलेट करता है वाटर जो आपके सॉइल में फाइंड होता है ना, सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, कई तरह कैसे होता है अवेलेबल। देन वाटर जो है आपका लैंड में, वो आपका क्या है, आइदर रिटर्न टू ओशन, ओशन के पास वापस रिटर्न होता है। देन वो अदर वाटर बॉडीज जो है सरफेस रन ऑफ, यानी जो आपकी बहती हुई नदियां हो गई, ग्लेशियर हो गए, वो वापस से आपके समुद्र में मिल जाती है ना, तो ये क्या है, सरफेस ग्राउंड वाटर भी आपका फ्लो करता रहता है। तो ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। देन उसके बाद वाटर प्रेजेंट जो होता है रिवर में, लेक में, एक्विफायर में, यानी कुएं में, है ना, वो हम क्या कहते हैं, इसको ब्लू वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू वाटर कहते हैं। ग्रीन वाटर किसे कहेंगे, जो वाटर आपका प्लांट या और क्या है सबक्वेंटली रिलीज होता रहता है एयर में, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रीन वाटर। ठीक है, जो आपके प्लांट से ट्रांसपिरेट हुआ हुआ वाटर होता है वो आपका क्या है, ग्रीन वाटर कहलाता है। कोई दिक्कत। देन इस तरीके से आपको डिफाइन करने के बाद वाटर साइकिल का बहुत सुंदर सा सोना सा चित्र बना देना है। चित्र आपको क्या है, यहाँ एवेपोरेशन बताना है, यहाँ पे कंडेंसेशन बताना है, किस तरीके से प्रेसिपिटेशन बारिश के फॉर्म में किस तरीके से आ रहा है, हेलस्टोन के फॉर्म में आ रहा है, ये बताना है। इनफिल्ट्रेशन कैसे होता है, रन ऑफ किस तरीके से होता है, नदियाँ किस तरीके से बहाव लाती हैं, एंड उसके बाद इनफिल्ट्रेशन किस तरीके से जो आपका ग्राउंड है वो एब्जॉर्व करता है वाटर को। तो ये पूरा आपको डिफाइन करना है। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर दे रखा है, आपको कलरफुल नहीं बनाना है।
ठीक है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिया, आपको इनमें से 2 ही करना है दूसरे क्वेश्चन में। देन हम तीसरा क्वेश्चन पे जब आते हैं, इसमें क्या है, डिटेल अकाउंट बताना है किसी भी क्या कहते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखा है एडेप्टिव फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट, तो पहला हम इसी को डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा इसमें से 2 ही बताना है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, तो इसको छोड़ के मत आ जाइएगा, इसको करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, ये हाइड्रोफाइट्स का, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफाइट्स का एकदम पूरा एकदम अच्छे से क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे एडेप्टिव फीचर्स की बात करो, पहला एडेप्टिव फीचर जो है हाइड्रोफाइट्स का, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आपको लिखना है एडेप्टिव फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये आपको पहले लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफाइट्स हो गया, यहाँ पे जीरोफाइट्स का भी आ सकता है, यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स का आपका आ चुका है, तो क्या पता है आपका जीरोफाइट्स का आ जाए, तो जीरोफाइट्स क्या होता है आपको जानना है, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं, लीव्स होते हैं, या फिर फ्लैट या फिर कंटेन एयर कंटेन करके रखते हैं, है ना, तो वो आपके क्या है, वो प्लांट बोएंसी होते हैं। बोएंसी यानी क्या है, पानी में वो एक तरह का बोएंट फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्या कर पाते, तैर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एरन कायमा होता है ना, एरन कायमा, एरन एरन कायमा होता है। ठीक है, एरन कायमा प्रेजेंट होने के कारण उसमें क्या है, बॉइंट फोर्स एग्जिस्ट कर पाता है। तो यही इसमें लिखा है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट हो गया, या फिर लीव हो गया, या फिर फ्लैट कलर के लीव्स जो होते हैं, वो क्या है आपके, उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण वो प्लांट क्या हो पाता है, बॉयंसी हो पाता है ना, वो लीव को अलाउ कर पाता है फ्लोट करने में सरफेस ऑफ वाटर पे, है ना। तो वो हो गया आपका। और क्या है, द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट तो सिंपली वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा। हाइड्रोफाइट सिंपली अगर मैं बताऊं, तो पानी में रहने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो उसके एडेप्टिव फीचर्स लिखने हैं कि किस तरीके से वो अडेप्ट करता है प्लांट पानी में। उसके लीव्स जो होते हैं, उसके ऊपर थिन लेयर होते हैं, जिनके ऊपर जो एपिडर्मिस होता है ना, वो डू नॉट नीड कंजर्व ऑफ वाटर। ठीक है, वो उसमें एपिडर्मिस पे वो क्या है, वो उसमें ऐसी मतलब प्रोसेस होता है, ऐसा ऐसी उसमें फीचर्स होती है, जिसके कारण वो क्या है, वाटर को कंजर्व नहीं करता है, वो ज़्यादातर वाटर को ट्रांसपिरेट कर देता है ना, मेंटेन करने के लिए वाटर बैलेंस को प्लांट के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेट कर देता है। सिंपल सी बात है, वो सिर्फ आपका जो पौधा मिट्टी में होता है वो भी ट्रांसपिरेट करता है, और जो ऑलरेडी पानी में ही हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करेगा ना, तो देन वो क्या होगा, पानी वो स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग कह रहा हूँ, जस्ट वो पानी के कारण वो खराब भी हो सकता है, गल भी सकता है प्लांट। तो देन वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर देता है, ट्रांसपिरेट कर देता है। देन यहाँ पे दूसरा जो फीचर है, इसका जो रूट होता है वो कैसा होता है, पुअरली फॉर्म्ड और एब्सेंट, यानी उसमें रूट प्रेजेंट नहीं होते सही तरीके से, या फिर होते भी है तो वो एब्सेंट होते हैं, है ना। रूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं और पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है, शॉर्ट छोटे छोटे होते हैं। और इसमें आप नोट करोगे तो ये क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, यानी आधे पानी में और आधे ऊपर होते हैं, जैसे कि आपका निम्फा है या फिर निलुम्बो है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स के। रूट हेयर इसमें एब्सेंट होते हैं, ये मैंने बता दिया। इसमें सम हाइड्रोफाइट्स में जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, वो रूट कैसे होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं। सेम वे की जैसा लग रहा है यहाँ पे। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो यही कारण है कि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। रूट छोटा होता है तभी वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता पानी, अगर करता भी है तो वो ट्रांसपिरेट कर देता है पानी को। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, स्टेम जो है यहाँ पे लॉन्ग स्लेंडर यानी लंबा और पतला होता है, और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि आपका सबमर्ज होता है प्लांट, सबमर्ज प्लांट में मिल जाएगा। एग्जांपल जैसे हाइड्रिला हो गया, या फिर पोटामोगेटॉन, पोटामोगेटॉन जो है इसमें मिल जाएगा आपको। स्टेम कैसा होता है, स्लेंडर और थिक, शॉर्ट और स्पॉन्जी भी होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है। फॉर्म्स एग्जाम्पल इचेहॉर्निया। ठीक है, हॉर्निया। तो और कौन सा है, पांचवा फीचर आप देखते हैं। तो पांचवा फीचर बता रहा है, लिव ऑफ हाइड्रोफाइट्स कैसा होता है, डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर सबमर्ज इन वाटर, है ना, अलग होता है और वो सबमर्ज होता है ना वाटर में। और सबमर्ज फॉर्म जो है आपका लिव आर थिन लॉन्ग रिबन लाइक होता है, और फाइनली डाइसेक्टेड होता है। एग्जाम्पल की बात करें, वैली सेनेरिया एंड पोटामोगेटॉन जो है उसमें आपको मिल जाएगा। देन छठा की बात कर ले तो कुछ आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिसमें लीफ आपका कैसा होता है, पेटियोल होता है, और बेस फॉर्म ऑफ ब्लेडर लाइक होता है ना, बिल्कुल ब्लेड की तरह होता है, फूला होता है ब्लेड लाइक। टेम्पल आपका ट्रैप्पा हो गया, पिस्टा हो गया, हाइड्रोकैरिस हो गया। अरे आपने वो जलकुंभी देखा होगा, जलकुंभी जो आपके नदी नालों में आपके या फिर छोटे मोटे तालाब में हो जाते हैं और उसके ऊपर काफ़ी फूल वगैरह खिलते हैं। तो जिन्होंने देखा होगा
नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसमें फूल खिलते हैं पर्पल पर्पल कलर के, है ना। तो जलकुंभी भी जस्ट आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स है, ठीक है। मे भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी में ट्रैपा या पिस्टा, इन्हीं में से कुछ कहते होंगे, ध्यान नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे क्या है, द फ्लैट सरफेस जो है वो हेल्प करता है फ्लोट करने में, है ना। प्लांट को मेनली कंसिस्टेंट स्पॉन्जी होता है, इसमें पैरेनकाइमा कैसे होता है, स्पॉन्जी होता है, जिसमें एयर प्रेजेंट होता है। इसको हम पैरेनकाइमा को हम एरनकाइमा भी कहते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेजेंट होता है। लीफ और स्टेम सेल्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के प्रोसेसेस करने के बाद उसमें इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ल्यूनेसिया या फिर ये एरनकाइमा भी कह सकते हैं। वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टेम में। एंड रूट्स की बात करें तो नॉट वेल डेवलप, रूट डेवलप नहीं होता, क्योंकि दिस इज बिकॉज द प्लांट आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय वाटर। इसलिए नहीं डेवलप होता है क्योंकि वो भाई पानी के और चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो भाई उसमें अगर रूट होगा तो वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो जिससे पौधा खराब भी हो सकता है, ट्रांसपिरेट में भी ना कर पाए उतना वाटर, तो देन उसमें रूट ही उनके छोटे छोटे होते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो देन आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखिए, बिल्कुल गैप कर करके लिखिए, है ना। ऐसा लगे कि बिल्कुल सुंदर सुंदर आप क्या है पेजेस को पूरा भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज भर दीजिए, 2 पेज भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या है करके लाइए। लेकिन याद रखिएगा जब हम 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं तो यहाँ पे एक को आपने क्या है 1 पेज में लिख दिया और एक को आपने आधे पेज में लिख दिया, तो वो थोड़ा आपका जचेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सभी को बराबर बराबर लिखने की कोशिश करना है। अगर एक को 2 पेज लिखा है तो दूसरा आपका कम से कम 1.5 पेज तो होना ही चाहिए। मेजर रोल ऑफ सॉइल बायोटा की बात करें तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये देखिए क्या है, सॉइल फॉर्मेशन और इंप्रूवमेंट जो है सॉइल स्ट्रक्चर का, वो मेजर फंक्शन होता है किसके द्वारा, सॉइल बायोटा द्वारा। सॉइल बायोटा में आपके क्या कहेंगे, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एबेडेंटली इन सॉइल, सेक्रेट mucilaginous and organic substance which cover the cell and their colonies। तो यानी बैक्टीरिया जो कैसे होता है, काफी ज्यादा मात्रा में आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो कि सेक्रेट करता है क्या, मिसलेजिनियस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, सेक्रेट करता है, जो कि कवर करता है उसके सेल को और उसके कॉलोनीज को। कोई दिक्कत। देन उसके बाद क्या है, ये जो सब्सटेंसेज है वो हेल्प करता है सीमेंटिंग करने में, या मैं कहूँ जो सॉइल ग्रेन्स है उनको जोड़े रखने में काम आता है। और जो लार्जर एग्रीगेट बनाता है, एक तरीके से जो बड़ा मिट्टी का टुकड़ा होता है ना, तो वो बनाने का काम करा जाता है, इनके जो सेक्रेशन के कारण होता है, जो सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं। देन फंगई जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो भी हेल्प करते हैं सॉइल को बाइंड करने में, या फिर मैं बोलूँ बांधे रखने में मदद करते हैं। देन बात करूँ लार्जर सॉइल ऑर्गेनिज्म की, तो आपका रोडेंट्स हो गया या इंसेक्ट हो गया, ऑर्थ्रोपॉड में हो गया, या वॉर्म्स एनिलिड हो गए, है ना, जो कि आपके मैकेनिकल मिक्सिंग एंड वेदरिंग ऑफ सॉइल करने का काम करते हैं, ठीक है। मिट्टी को ब्रेक डाउन करने का, मिक्स करने का काम ये बड़े बड़े जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा किया जाता है। देन बात करें रूट ऑफ प्लांट की, जो कि आपका वाइडन होता है और फिसर होता है रॉक में क्या होता है, घुसा हुआ होता है, जो कि हेल्प करता है उसको क्या, जो रॉक के पार्टिकल्स है उसको तोड़ने में, स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। इनवर्टिब्रेट जो है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, जो कि स्टेबलाइज करना हो सॉइल के स्ट्रक्चर को, वो काम करता है। देन अर्थवॉर्म भी आपका क्या है, हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल बट मेक इट मोर फर्टाइल बाय इंक्रीजिंग द एरेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है। वो क्या करता है, मिक्स करता है सॉइल को और आपका मोर फर्टाइल बनाता है मिट्टी को, और इंक्रीज करता है एरेशन एंड ड्रेनेज को। दे ब्रिंग डाउन द लोअर सॉइल, वो क्या करता है जो अंदर की जो मिट्टी है उसको बाहर के सरफेस पे लाता है और इसी तरीके से मिक्स करके डिग करके गड्ढे बना देता है। जो बोरोइंग एक्टिविटीज होता है ना, ब्रिंगिंग द सब सॉइल, आपका जो सेकंड जो लेयर होता है, सेकंड थर्ड लेयर जो भी आपका, वो सब सॉइल को क्या करता है, सरफेस पे लाता है ना। ये क्या होता है, मिट्टी को उलट पलट करने का काम करते हैं। ये क्या नाम है आपके, वॉर्म्स, क्या है ये, अर्थवॉर्म्स, है ना। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएटिंग द पैसेज ऑफ फॉर गैसेज एक्सचेंज के लिए पैसेज बनाते, छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं, जिसमें आपका डिफ्यूजन हो पाता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो पाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि अदर माइक्रोब्स द्वारा किए जाते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये सॉइल के अंदर, तो ये आपका पूरा का पूरा आप सॉइल बायोटा के बारे में इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है। तो आपका 1 से लेके 2 पेज का, देखिए आप मैंने यहाँ पे क्या है 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रुक जाना है, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या हूँ सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे एंडेमिज्म की बात करेंगे। तो एंडेमिज्म क्या होता है, तो एंडेमिज्म की बात करें
तो ये आपका होता है, इसकी बात करें हम तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट ऑफ ए कन्फाइनमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज, जीनस और ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एनिमल और अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब जो पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर मैं बोलूँ किसी भी जीनस या ग्रुप का जो प्लांट है ना, वो आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। एनिमल भी आ सकता है, इसमें एनिमल भी आ सकता है। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है वो आपका एंडेमिज्म कहा जाएगा। क्या है? एंडेमिज्म कहा जाएगा, उस स्पीसीज का एंडेमिज्म कहेगा। ठीक है, तो इसमें आप फ्लोरा फोना को भी कह सकते हैं। नहीं जी, फ्लोरा फोना अलग चीज हो गया कि उसमें पर्टिकुलर स्पीसीज जो है पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबको ले लिया स्पीसीज, जीनस, जो भी आपके ग्रुप के आपके जो भी एनिमल होंगे वो आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं तो वो एंडेमिज्म में आ जाता है। एंड जो प्लांट और एनिमल है वो लीव करते हैं रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर लोकेशन सच एज एन आइलैंड, यानी वो किसी ना किसी आपके फिजिकल बैरियर या फिर आपके जियोग्राफिकल बैरियर से घिरे हुए होंगे। ठीक है, या तो वो आइलैंड में होंगे या किसी भी हैबिटेट और या फिर किसी नेशन वाइज होंगे। जैसे कि आपका कैंगरू है, कैंगरू आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है तो वो आपका क्या है? एंडेमिज्म है, एंडेमिज्म टाइप ऑफ एनिमल है। ठीक है, तो इसमें जो टैक्सा जो अकोर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे फिर से देखिए वो टर्म आ गया ना, वो जियोग्राफिकल एरिया से वो घिरा हुआ होता है, इसलिए उसको हम टर्म देते हैं एंडेमिक्स। एंडेमिक्स यहाँ पे एंडेमिक्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहले अगर हम बात करें उसको हम कहते हैं न्यू एंडेमिज्म, जिसमें एक टैक्सॉन जो यंग होता है वो आपका नॉट स्प्रेड ओवर द न्यू एरिया, मतलब वो यंग टैक्सन जो है आपका वो आपके नए एरिया में वो स्प्रेड नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है? द स्पीसीज हैज रिसेंटली अपीयर्ड और फॉर्म, यानी वो स्पीसीज क्या है? रिसेंटली देखने को मिला है या फिर फॉर्म हुआ है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सेनेसियो कॉम्ब्रेनेसिस, ये क्या है? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1948। ये क्या है? 1948 में डिस्कवर किया गया था नॉर्थ ईस्ट वेल्स, वेल्स यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम में, और इसको डिस्क्राइब किया गया 1955 में, यानी इससे पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे। तो ये किस प्रकार का हुआ? न्यू एंडेमिज्म का टाइप हुआ। देन उसके बाद हम बात करें पैरेलियो एंडेमिज्म की, तो पैरेलियो एंडेमिज्म में क्या होता है कि जो टैक्सोन है आपका वो प्रेजेंट हो अब के समय, नाउ प्रेजेंट इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या है? अब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रेजेंट है, एंड बट अर्लियर इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उससे पहले वो क्या था? वाइडली अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीसीज है वो कैसे हुआ? तो फिजिकल बैरियर के कारण वो रिस्ट्रिक्शन बना हुआ था। जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, सी हो गया, इसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, तो वो एक फिक्स्ड एरिया में वो रहते थे। चेंज इन क्लाइमेट और सॉइल भी हो गया, उसके कारण क्या है? उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। देन उसके बाद क्या है? एपीबायोटिक्स या फिर रेलिक एंडेमिक्स की बात करेंगे तो ये आपका थर्ड वाला जो है यहाँ पे क्या है? प्लांट जो बिलोंग करता है किसी फॉसिल ग्रुप से या फिर और रिस्ट्रिक्टेड ऑफ किसी कुछ फ्यू एरियाज में, किसके कारण? तो फेवरेबल क्लाइमेट के कारण, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है इसलिए वो उसी जगह पे उग पाता है। तो ये जो है आपका लैक ऑफ कंपटीशन, और क्या हो? कंपटीशन की कमी हो, यानी उसके आसपास कोई भी ऐसा पौधा ना हो या फिर एनिमल ना हो जिससे उसे कंपटीशन करना हो, तो वो आपका किस टाइप का होगा? ये एग्जांपल बात करें तो गिंको बिलोबा, बिलोबा जो कि आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है, चाइना में है, मिलता है ये, बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ टेम्परेट जोन एज अ फॉसिल। लेकिन आपको अगर नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात करें तो ये आपके फॉसिल्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलता है? सिर्फ चाइना में मिलता है। तो एंडेमिज्म आप समझ गए होंगे, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जो है आपका किसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है वो आपका एंडेमिक्स या फिर एंडेमिज्म कहलाता है। देन इसके इस तरीके से आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन हो गया, आपको 10 नंबर मिल गए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। तीसरा अटेम्प्ट मत करिएगा, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। देन उसके बाद हम बात करें चौथा क्वेश्चन जो कि आपका डिफाइन करता है प्लांट सक्सेशन को। तो प्लांट सक्सेशन क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है, ये में भी 2 नंबर का था शायद, एंड डिस्क्राइब करना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जीरोफाइट। ठीक है, ये 8 नंबर का था। तो ये क्या है? पहले हम क्या करेंगे? 10 नंबर का शायद में भी टोटल मैंने देखा नहीं। तो डिस्क्राइब करिए सबसे पहले प्लांट सक्सेशन को। तो अकॉर्डिंग टू ओडम, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जब आपका 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो देन हम आ जाएंगे चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है प्लांट सक्सेशन को डिफाइन करने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, ओडम के अकॉर्डिंग क्या है? प्लांट सक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज। क्या है? ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज, यानी कम्युनिटी में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या है? प्लांट सक्सेशन कहलाएगा। सक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज अ डायरेक्शनल और नॉन सीजनल चेंजेस, यानी वो कैसा हो सकता है? डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में सक्सेशन फ्लो करेगा। एंड उसके बाद क्या है?
नॉन सीजनल होगा चेंजेस, जो कि स्पीसीज के कंपोजिशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ऑफ एन एरिया को विथ अ पैसेज ऑफ टाइम। इट इन्वॉल्व्स अ वेरी स्टेज सच एज कॉलोनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। ये क्या है, कई सारे फेजेस स्टेजेस को परफॉर्म करता है, जो कि आपका कॉलोनाइजेशन यानी जब वो कॉलोनी बनाता है, एस्टैब्लिशमेंट जब वो एस्टैब्लिश हो जाता है उस एरिया पे, और एक्सटेंशन जब वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जस्ट ऐसे समझिए सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका प्लांट हो गया या कोई भी स्पीसीज हो गया, वो अगर एक जगह से विलुप्त होता है तो उसकी जगह दूसरे जो स्पीसीज हो जाते हैं वो उसकी जगह लेने लग जाते हैं, तो वो जस्ट क्या कॉल्ड कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, सक्सेशन हमने बता दिया। देन उसके बाद क्या है, जीरोफाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आप क्या स्टेजेस ऑफ जीरोफाइट को करना है, स्टेजेस ऑफ जीरोफाइट्स क्या होते हैं, तो सिंपली वो डेजर्ट में होने वाले या फिर एरिड सॉइल में या सैंडी सॉइल में होने वाले प्लांट्स होते हैं, उसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। जो जिसमें आपका एलोवेरा भी आ सकता है, आपके जो कैक्टस हो गए वो सभी आपके क्या है, जीरोफाइट्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रस्टोज लाइकेन की स्टेज की बात कर रहे हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज क्या होता है, तो वो एक पाइनियर की तरह एक्ट करता है, यानी जो स्टेब्लिश होना और किसी बेयर एरिया में। एंड देन जो ये लाइकेन है आपका, माइग्रेट होके रॉक बाय मीन्स ऑफ वाइंड, क्या है, रॉक से वो माइग्रेट होके वाइंड की मदद से उसके स्पोर और सोरेडिया कहीं और पे ग्रो कर जाए। ठीक है, लाइकेन की बात करें तो लाइकेन आपका जस्ट वो फंगई और एल्गी का जो मिक्सचर होता है, वो सिम्बायोट होता है, तो वही आपका लाइकेन है ना। लाइकेन स्टेज की बात करें तो लाइकेन आपका क्या है, ग्रो कर जाता है, जैसे मॉइस्चर रिच एरिया मिलता है वहां पे वो क्या है, ग्रो कर जाता है। यानी वो जो पत्थर पे मौजूद होता है, पत्थर से उसके स्पोर्स हवा के कारण उड़ के देन जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर रिच एरिया में पहुंचता है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। देन लाइकेन की बात करें तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कब, रेस्पायरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब रेस्पायरेशन जब वो करता है तब वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। एंड वो रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्ट वो वाटर के साथ करता है और फॉर्म करता है वीक एसिड। ठीक है, जो मैकेनिकल और केमिकल एक्शन है लाइकेन द्वारा जो किया जाता है, वो लूज करता है पार्टिकल को अंडरलाइंग द रॉक। जो रॉक के अंदर क्या होते हैं, बहुत से पार्टिकल होते हैं ना, उसको क्या है, जो उसमें मैकेनिकल और केमिकल एक्शन होने के कारण वो पार्टिकल को लूज करने लगता है, इसमें पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगते हैं। लाइकेन आफ्टर डेथ, लाइकेन जैसे ही डेथ करता है या फिर डिके हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो क्या है, थिन लेयर बना लेता है सॉइल के ऊपर, सरफेस के ऊपर। आप देखोगे सॉइल और सरफेस के ऊपर क्या है, लेयर बना लेता है पतला सा। तो ये सारी काम को परफॉर्म करता है क्रस्टोज ऑफ लाइकेन स्टेज की बात करें। देन उसके बाद आपका आ जाता है फोलिस। ये क्या है, फॉलियोज लाइकन स्टेज है। ये क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी एक पैसेज ऑफ टाइम में जो आपका क्रस्टोज लाइकन होता है वो रिप्लेस कर जाए किसके द्वारा, लिफी फॉइलोज लाइकन द्वारा। तो ये आपका क्या है, ये स्पीसीज मेनली इंक्लूड करते हैं इसमें आपके कौन से, ये क्या है, परमेलिया हो गया, डर्मेटो कार्पोन हो गया, एंड ये क्या हो गया, अम्बिलिकेरिया कह सकते हैं, अम्बिलिसेरिया जो भी आपका इसे हम कह सकते हैं। तो ये कुछ स्पीसीज हो गए, इसमें आपका इंक्लूड करते हैं, इन स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं। ये ग्रो किस पे करते हैं, तो सॉइल या फिर ह्यूमस पे ग्रो कर जाते हैं। जो आपके फॉलिलोज क्या कहते हैं, लाइकेन होते हैं, वो फर्दर लूजन द रॉक। ये क्या है, दोबारा वापस से रॉक को क्या करते हैं, लूज करने का काम करते हैं, उसके पार्टिकल को लूज करने का काम करते हैं। दे ओवरशैडो द क्रस्टोज लाइकेन विच इवेंचुअली डाई एंड डिके। वो क्या कर देते हैं, एक तरीके से घेर लेते हैं पूरी तरीके से जो आपका क्रस्टोज लाइकेन होता है ना, उसके ऊपर एक तरीके से ओवरशैडो कर लेते हैं। देन वो क्या है, डाई और डिके होने के बाद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन दिस सॉइल, और जो कि क्या करने का काम करते हैं, जैसे ही वो डाई हो जाते हैं और डिके हो जाते हैं तो वो अमाउंट ऑफ ह्यूमस को इंक्रीज करने का काम करते हैं सॉइल में। देन उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसमें कह रहा है, मॉस स्टेज की बात कर रहे हैं। तो लाइकेन जो है आपका सक्सीड करता है, सक्सीडेड बाय द मॉसेज। ठीक है, मॉसेज आर प्रेजेंट इन जीरोफाइट इन नेचर, जीरोफाइटिक नेचर का होता है मॉसेज। एंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज होता है इंक्लूडिंग ट्रिटेरियम टॉर्टुला। ठीक है, एंड दे आर ओपन कम्युनिटी कनेक्टेड बाय अ डेंस राइजोइड सिस्टम। ठीक है, उसमें आपको क्या है, डेंस राइजोइड सिस्टम आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या है, आपका चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट में आपका क्या है, तो चौथा पॉइंट में जस्ट बताया गया है हर्बेसियस स्टेजेस के बारे में। हर्बेसियस स्टेजेस क्या होता है, हर्बेसियस स्टेजेस, तो हर्बेसियस स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम, कहाँ है, तो हार्वेसिस स्टेजेस की बात करें, जो मोस्ट प्लांट जो होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन नंबर एंड फॉर्म
क्लोज कारपेट ऑन ओवर द सॉइल, क्या है एक तरीके से बंद एकदम कारपेट की तरह बिछ जाते हैं। वो मॉसेज जो होते हैं ना, कारपेट की तरह बिछ जाते हैं ये। और ये जो मॉसेज हैं वो क्या है, शेड कर जाते हैं, शेड कर देते हैं, ढक देते हैं बिल्कुल लाइकेन को सक्सेसफुली कंप्लीट विद द देम वाटर एंड न्यूट्रिएंट। क्या है, जैसे ही उनको क्या है, मॉसेज शेड द लाइकेन सक्सेसफुली कंपीट, शेड कर देते हैं, और जो कि क्या करते हैं, सक्सेसफुली कंपीट भी करते हैं और फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, जो कि लाइकेन को भी वाटर की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, लेकिन मॉसेस क्या करते हैं, जस्ट कंपीट करते हैं लाइकेन के साथ। इवेंचुअली जो लाइकेन है आपके डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, और ऐड कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर, फर्दर इंक्रीजिंग द वाटर, जैसे ही इंक्रीज होता है वाटर। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और क्या है, कैपेसिटी जो है वाटर की, जो मतलब सॉइल की, वो क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद क्या है, सॉइल जो आपका अनसुटेबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ लाइकेन। ठीक है, और मॉसेस के लिए सॉइल में आपके अनसुटेबली क्या है, ग्रो करते हैं लाइकेन और मॉसेस, क्योंकि उसमें सुटेबल नहीं होता। हिंस गेट्स इनहेबिटेड बाय द प्लांट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपके क्या है, प्लांट द्वारा इन्हें हटा भी दी जाते हैं अलग अलग समय पे। कॉन्सिक्वेंटली कम्युनिटी बाय हार्बिसियस प्लांट सच एज क्या है, फेस्टुका एंड फेरबेसिकम, पोआ, पोटेंटिला एंड सॉलिडेगो, ये कुछ आपके कुछ कम्युनिटीज हैं हार्बेसियस प्लांट्स के, जो कि ये क्या कवर कर देते हैं ये लाइकेन वगैरह को। ठीक है, तो ये जो हार्बेसियस प्लांट क्या है, शैडो कर देते हैं मॉसेस को, compete करते हैं विथ दैम फॉर स्पेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये भी क्या है, स्पेस वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए compete करते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, ये भी डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं रॉक को, लीड टू द थिकनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को मोटा करने का, थिकन करने का काम करते हैं। और जो डिके है प्लांट पार्ट्स का, वो इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे वो क्या है, डिके होता है ना प्लांट पार्ट, तो एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हायर कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय द सब, जो कि एक तरीके से वो हायर कम्युनिटी जो है वो किनके द्वारा की जाती है डोमिनेट, तो सर्ब्स द्वारा की जाती है। अब सब स्टेज की बात करेंगे। सब जैसे कि आपका रस हो गया, या फिर फाइसोकार्पस हो गया, यानी फैमिली रोसोसिया का है ये, या फिर क्या है ये, कैप्रीफोलेसिया हो गया, ये इन्वेड करते हैं उस एरिया को। ठीक है, जो हार्बेसिया प्लांट डिसअपेयर, जब ये इन्वेड करने लग जाते हैं सर्व स्टेज वाले प्लांट, तो ये क्या है, आपके डिसअपेयर होने लग जाते हैं हार्बेसियस प्लांट्स। ठीक है, एंड देन क्या है, द डेथ एंड डिके ऑफ हार्बेसियस प्लांट, अब क्या है, ये मर जाते हैं हार्बेसियस प्लांट, तो एक तरीके से इनरिच कर देते हैं सॉइल को, और ये सर्ब्स क्या है, उसी पे ग्रो कर जाते हैं, और वो नंबर अपनी इंक्रीज कर लेते हैं, और कंटिन्यू वो मॉडिफाई करते रहते हैं हैबिटेट को, और मोर एंड मोर सुटेबल बनाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड हायर प्लांट्स के, ट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्लांट सक्सेशन आपको देखने को, कहाँ चला गया, हाँ। देन उसके बाद आपका लास्ट ये छठा वाला हम देख लें। अब क्लाइमेक्स फॉर स्टेज की देख लें। अभी इसमें बहुत सारे स्टेजेस थे, मैंने बस 6 लिखे हैं, तो आप भी 6 ही लिख लीजिएगा। जीरोफाइटिक स्टेजेस की जो ट्री होते हैं वो इन्वेड करते हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया को विद द इंक्रीज ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जैसे ही उनमें क्या होता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर आता है। जीरोफाइट गेट रिप्लेस बाय मिजोफाइटिक स्पीसीज, क्या है, जीरोफाइटिक जो किसे रिप्लेस कर देते हैं, मिजोफाइटिक स्पीसीज को। ये क्या है, स्पीसीज जो है वो ग्रो करते हैं सक्सेसफुली इन एनवायरनमेंट में एंड बिकम डोमिनेंट हो जाते हैं। ये कंपटीशन ग्रेजुअली बिकम लेस इंटेंस हो जाता है, एंड कम्युनिटी बिकम स्टेबल, कम्युनिटी का जाता है स्टेबल हो जाता है। तो ये आपका क्या है, क्लाइमेट स्टेट कहते हैं इसे, क्लाइमेट स्टेट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जीरोफाइटिक के स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बेयर रॉक है, बेयर रॉक पे इस तरीके से लाइकेन मॉसेस कलेक्ट होते हैं, कॉलोनाइज करते हैं खुद को। देन उसके ऊपर क्या है, आपके ग्रासेस उगाते हैं, है ना, और उसे क्या है, इसे लाइकेन वगैरह गायब कर देते हैं। लाइकेन के बाद यहाँ पे आपके क्या है, ये कहाँ पे होता है, तो जस्ट आपके ट्री लाइन के पास होता है। तो ये ट्री के सर्व्स वगैरह भी वहाँ पे रॉक के ऊपर क्या होते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टेजेस ऑफ सक्सेशन जो है, इसमें किस तरीके से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की जगह घेर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो वो आपको देखने को जीरो शेयर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफाइन कर देना है बिल्कुल जीरो शेयर को। ठीक है, हो गया। देन उसके बाद हम बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया, तो पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट डू मीन बाय फाइलोजेनेटिक सिस्टम, या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, और आउटलाइन करना है क्लासिफिकेशन जो कि किनके द्वारा किया गया है, एंगलर एंड प्रेडेंटल द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे डिस्कस करना है। पहला इसमें जो ये पहला वाला जो लाइन कहा गया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है, तो आपका 2 नंबर का होगा।
ये जो बीच वाला है आपका क्वेश्चन, जो कि आपका एल्गर एंड प्रेडेंटल को की आउटलाइन जो है उसको क्लासिफाई करना है, तो इसमें 6 नंबर का होगा, एंड देन इसको जब डिस्कस करोगे उसके मेरिट को, वो 2 नंबर का। तो उसी हिसाब से लिखना है, जैसे इसमें नंबर में डिवीजन है वैसे ही इसके आंसर में भी आपको डिवीजन करके लिखना है। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो देखिए क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन है, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, दोज वेयर द प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, क्या है जिसमें आपके प्लांट्स जो हैं वो क्लासिफाई किस तरीके से होते हैं, उनके एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज के कारण। इट में भी पॉइंटेड आउट क्लियरली, इसमें क्या है आपका जो पॉइंटेड हो सकता है, क्लियरली आपका बताया जा सकता है कि जो ये ड्यू टू इनकम्प्लीट फॉसिल रिकॉर्ड, क्या होता है इनकम्प्लीट फॉसिल रिकॉर्ड के कारण आपका क्या हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लेम अ सिस्टम। तो आपके जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड अगर कम हो, इनकम्प्लीट हो, तो आप क्या है किसी भी सिस्टम को आप क्लेम नहीं कर सकते हो, और वो आपका एक परफेक्ट फाइलोजेनेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपका यूजुअली कैसे डिजाइन किया जाता है, तो बेसिस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसी के बेसिस पे आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन डिजाइन किया जाता है। दस देयर इज ओवरलैपिंग इन प्रैक्टिस। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जब हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन को एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देन उसके बाद हम आउटलाइन की बात करें, यहाँ पे लिखा है द आउटलाइन एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंगुलर एंड प्रेडेंटल, जो है इनके सिस्टम का हम आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहला लिखा है जो प्लांट किंगडम है वो डिवाइडेड कर रखा है, यहाँ पे कितना है 10 11 11 12 13। ठीक है, 13 डिवीजन में इन द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, दिस वाज डिवाइड बाय मिचलर 1964 एंड द टोटल डिवीजन आर नाउ द, अब कितने हो गए 14 हो गए। ठीक है, एंड रिवाइज क्लासिफिकेशन फिर से उनके द्वारा किया जाता है 1964 में मेल्चियर द्वारा। तो ये आपका क्या है, देर इज वन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द फॉर द एल्गी। ठीक है, तो सिर्फ उसमें एक ही नंबर इंक्रीज होता है। देन ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में आपका क्या है, और टेरिडोफाइट्स आपका क्या क्लासिफाइड किया जाता है 2 सेपरेट डिवीजन में। देन उसके बाद तीसरा जो है आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इसको भी क्लासिफाइड किया जाता है सेपरेट डिवीजन में। एंड उसके बाद आपका क्या है, जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन है, डिवीजन आपका जो मिलता है 1 से लेके 11 तक, वो डील करता है बैक्टीरिया को, और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी जो है वो फंगई को भी डील करता है 1 से लेके 11 तक को। तो ये एंगलर द्वारा दिए गए कुछ आउटलाइन है। और भी आपके कुछ हैं, इसमें लिखा है जो 12th डिवीजन है उनको नेम दिया जाता है एम्ब्रायोफाइटा, और एफ ये क्या है एसिफोनो गैमा ना, एसिफोनोगैमा, जिसमें आपके प्लांट्स के पास क्या होता है एम्ब्रायो होता है लेकिन पॉलन ट्यूब नहीं होते। इंक्लूड द ब्रायोफाइट्स एंड टेरोडोफाइट्स। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट आउटलाइन किया गया। देन चौथा पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, 13 डिवीजन जो है वो नेम दिया जाता है एम्ब्रायोफाइटा सिफेनोगैमेनामा। सिफेनोगैमा जो है आपका प्लांट कैसा होता है, जिसमें एम्ब्रायो होता है और पॉलन ट्यूब भी प्रेजेंट होता है। ये डिवाइड होता है 2 सब डिवीजन में, जो कि आपका नेक्ड होता है, एंड देन दूसरा आपका कैसा होता है इनक्लोज्ड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो सकता है, तो पहला जिम्नोस्पर्मिया हो सकता है जिसमें आपके नेक्ड ओव्यूल्स होते हैं, एंड एंजियोस्पर्मिया जिसमें आपके इनक्लोज्ड ओव्यूल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने डिफाइन करा। देन पांचवा पॉइंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्मा का वो क्या है डिवाइड होता है 7 ऑर्डर में, है ना। द स्टार्टिंग वन बीइंग ये क्या है साइकेडोफिलिक, क्या है फिलिकल्स जो है, इसमें आपका 7 ऑर्डर में आपका पहला स्टार्ट होता है इससे। देन उसके बाद द मोस्ट प्रिमिटिव वन जो है आपका एंड हो जाता है उससे ऑर्डर में, जिसका नाम है जेनेटल्स। क्या है ये जेनेटल्स जो है ये एंड हो जाता है इससे, यानी एक से एक पहला स्टार्ट होता है इससे, एंड सेकंड आपका लास्ट वाला जो इससे खत्म हो जाता है। ये एडवांस ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म होता है। देन उसके बाद छठा बात करें तो छठा पॉइंट बता रहा है जो सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म का, वो क्या है स्प्लिट हो जाता है 2 चीजों में। आपका क्या है क्लास मोनोकॉटलीडेनिया एंड उसके बाद क्लास डाइकोटलीडेनिया। ठीक है, इनमें आपका क्या जाता है डिवाइड जाता है। दिस डिवीजन इज मेनली बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग डिफरेंस। ये क्या है मेनली डिवीजन, ये जो डिवीजन जो किया गया है ये मेनली किस पे बेस्ड होता है, जो स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है किसके बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के बिटवीन जो डिफरेंसेस है उन पे ये रिलाई करता है। देन सच एज द वेनेशन जो आपके लीफ के ऊपर जो वेनेशन जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो आपकी वीट के लीव्स पे वेनेशन कैसी होती है, तो पैरेलल होती है ना, पैरेलल होती है। एंड बात करें नॉर्मल जो आपके प्लांट्स की लीफ होती है, चने की बात कर लें या किसी भी चीज की बात कर लें, तो इसमें आपको क्या है कॉम्प्लेक्स वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप का आपको वेनेशन देखने को मिलता है। तो इससे भी हम क्या है लीफ के वेनेशन से भी हम पता कर लेते हैं कि आपका कौन सा मोनोकॉट होगा और कौन सा डाइकॉट होगा। ठीक है, ये वाला जो प्लांट का लीफ होता है वो डाइकॉट बताता है, ये मोनोकॉटिलिडन को बताता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये चीज को डिफाइन करा। देन वेनेशन हो गया, फिर
ट्राइमेरोस फ्लावर जो होता है आपका कैसा होता है, मोनोकॉट में आपका किस टाइप का होता है, तो ट्राइमेरोस फ्लावर होता है ना। एंड उसके बाद हम बात करें वेयर द टेट्रा पेंटामेरोस फ्लावर जो है आपका प्रेजेंट होता है किसमें, टेट्रा कहने का मतलब है 3 से ज्यादा, ठीक है, 4 से ज्यादा आपका जो पेंटामेरोस फ्लावर जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होता है आपका डायकोटोज में, डाइकोट में, सॉरी डाइकोट में प्रेजेंट होता है। ये सिंगल कॉटिलिडन वाला होता है। मोनोकॉट जो आपका सिंगल कॉटिलिडन वाला होता है मोनोकॉट, और टू कॉटिलिडन यानी डाइकोट कहते हैं ना, ये आपके सीड में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि इसके मेरिट भी डिस्कस करो। तो क्योंकि ये आपका 6 नंबर का था तो आप क्या है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लिखने की कोशिश करोगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, देन उसको आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको पॉइंट याद रहता है तो आप उसको डिस्क्राइब करके कर सकते हो। देन उसके बाद हम मेरिट की बात कर लें तो मेरिट जो है इनका ये है एल्गर द्वारा हिमसेल्फ डिड नॉट कंसीडर द सिस्टम ऑफ अ ट्रू फाइलोजेनेटिक वन। ठीक है, उन्होंने किसी एक जो आपका क्या है सिस्टम को ट्रू फाइलोजेनेटिक नहीं बताया, और जो अरेंजमेंट बट द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर और फैमिलीज जो है वो किस सिस्टम पे था, इन द सिस्टम इज मोस्टली अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी टेंडेंसी, वो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज पे बेस्ड था। ठीक है, जो इन्होंने अरेंजमेंट जो कर रखा था। देन उसके बाद दूसरा जो मेरिट इनमें इनको मिला, ये जो सिस्टम जो था वो ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में बताता था, जैसे कि आपका बैक्टीरिया से लेके एल्गी से लेके फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके बारे में ये सिस्टम बताता था। ये सिस्टम जो है प्रोवाइड करता था मॉडर्न की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, जो आपके प्रत्येक ग्रुप के जो प्लांट है उसके जो मॉडर्न कीज हैं, जो मॉडर्न टूल्स हैं, उनके बारे में क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं। कीज मतलब टूल्स वगैरह जो यूज करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन क्या है तीसरा इन्होंने मेरिट क्या निकाला, जो पोजीशन होता है जिम्नोस्पर्म का बिफोर एंजियोस्पर्म इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है एंजियोस्पर्म से पहले आता है, जो कि आपका वेरी एक्यूरेट निकला है ना, और ये परफेक्ट अकॉर्डेंस जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में भी इनको हुबहू ले लिया गया। देन उसके बाद पोजीशन जो है आपका एसरटेरेसिया यानी कॉम्पोजिटा, ये आपका क्या है एंडिंग फैमिली ऑफ डाइकोट। क्या है ये आपका जो फैमिली डाइकोट है उसमें जाके आपका एंड हो जाता है, जो कि आपका वेरी लॉजिकल भी था और एक्यूरेट भी था, है ना। और इसी के कारण आपका जो ये जो इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड द डाउट डेट दिस फैमिली, और एक तरीके से ये क्या है प्रूव हो पाया इस जो फैमिली में जो ये जो बड़ा डाउट था ये दूर हो पाया। इज द हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली ऑफ डाइकोट्स। क्या है एक तरीके से जो डाइकोट है उसको हम हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली कहते हैं, एंड जो पोजीशन है उसका फुल्ली जस्टिफाइड भी माना जाता है। सिमिलरली अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑर्चिडेशिया की बात करें तो उसमें जो एंडिंग फैमिली जो है वो आपका क्या है मोनोकॉट है, जो कि आपका ऑल्सो वेरी एक्यूरेट है ना। फैमिली इज कंसीडर एज वन ऑफ द हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली। इसमें जो फैमिली है उसमें हम क्या है हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली का दर्जा देते हैं उसे, है ना, मोनोकॉट में। एंड एनाटॉमिकल डेटा की बात करें वो क्या है एक तरीके से लिया जाता है एज अ कंसिडरेशन के लिए इस सिस्टम का, इन सिस्टम को समझने के लिए। एंड जो क्लासिफिकेशन है जो पहली बार जो इसमें दिया गया उसको समझने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा और इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से ये मैंने क्या है क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करा है, तो आपको भी बहुत मेहनत से आपको क्या है लिखना पड़ेगा। हो सकता है मे भी ये सारी चीज़ें नहीं आए, लेकिन अगर आप पूरी बुक अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को समझे हैं, तो आप क्या है बहुत अच्छे से आपका पेपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ साथ क्लियर करते जा रहा हूँ। ये नहीं तो आपके क्या इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देन यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्कस करना है बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, जो कि आपका 5 नंबर का है। देन दूसरा क्वेश्चन जो है आपका देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने क्या है कंप्लीट कर दिया। 5 क्वेश्चन आपने लगातार अगर कंप्लीट कर दिए हैं, आपने फुल्ली क्या कर दिया एकदम अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कंप्लीटेड हो जाए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा कंप्लीटेड हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको एक भी क्वेश्चन 6, 7, 8वां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 से लेके 5 के बिटवीन में एक को छोड़ दिए, 2 से लेके 5 के बिटवीन में एक या फिर 2 क्वेश्चन आपने छोड़ा है, तो देन आपको क्या है 6, 7वां आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको 2 से लेके 7वां तक आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर द पैलियोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यूज फुल एज ए टैक्सोनॉमिक एविडेंस में जो पैलियोनोलॉजिकल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो वो किस तरीके से यूजफुल होता है, तो वो भी बताने ये भी 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हम बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट के बाद बात करेंगे, जो कि आपका टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को समझाने में यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के। यहाँ पे बॉक्स इन बॉक्स जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या कहलाता है
नेस्टेड बॉक्स सिस्टम भी कहा जाता है। अगर हम फिगर की बात करें, यहाँ पे फिगर मैंने बना रखा है, ये बताता है बॉक्स इन बॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल फैमिली ए। एक तरीके से हाइपोथेटिकल फैमिली ए मान लिया जाता है और उसके जेनरा को मान लिया जाता है, ठीक है। ऑल द 5 जेनरा, इसमें जितने भी आपके 5 जेनरा होंगे वो टोटल पोजेस करेंगे 15 स्पीसीज को, और ये जो 15 स्पीसीज हैं वो क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे 15 जेनरा में एंड 6 फैमिलीज में, 4 ऑर्डर में, 2 क्लासेस में एंड 3 सब फाइलर में, और एक आपका डिवीजन होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किंगडम की, तो किंगडम जैसे इसमें प्लांटी आ गया, तो इसमें ऑर्डर आपके कौन से होंगे, तो आपका ये कैम्पेन्युलस हो जाएगा। देन फैमिली की बात करें तो कॉम्पोजिटा आ गया, एंड उसके बाद जीनस की बात करें तो वर्नोनिया आ जाएगा, एंड उसके बाद स्पीसीज की बात करें वर्नोनिया एर्बोरिया आ जाएगा, ठीक है, मैनी इंडिविजुअल प्लांट्स में। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपके क्या है लिखा पड़ा है कि 1000 अदर स्पीसीज आ जाएंगे इसके, और वेरोनोरिया जो है इसमें 950 अदर जनरा भी आ जाते हैं। कॉम्पोजिटा की बात करें तो +5 फैमिली आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इसको रिप्रेजेंट करना है वेरोनोनिया को, ठीक है। तो अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ज़्यादा है नहीं कुछ, आपको ये वाला जो डायग्राम है ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था पैलियोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताना है टैक्सोनॉमिकल एविडेंस के बेसिस पे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पैलियोनोलॉजिकल जो है आपका स्टडी वो किसके बारे में बताता है, तो जो आपका पोलन हो गया या फिर स्पोर्स हो गया उसके बारे में ये स्टडी इन्फॉर्म करता है। जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है पोलन ग्रेन का वो इंक्लूड करता है वॉल स्ट्रक्चर हो गया, यानी उसके जो वॉल स्ट्रक्चर हो गया, पोलैरिटी हो गया, सिमेट्री हो गया एंड शेप हो गया, या फिर ग्रेन का जितना साइज है उससे ये बिलोंग करता है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो। देन बात करें एंजियोस्पर्म की, तो उसमें आपका पोलन ग्रेन कैसा होता है, तो 2 तरह का होता है। जैसा कि आपका कैसा होता है, मोनोकॉल्पेट होता है एंड ट्राइकॉल्पेट होता है, ठीक है। मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन कैसा होता है, तो वो आपका बोट शेप्ड होता है, कैसा होता है, नाव की तरह दिखता है। एंड वन आपका क्या है, लॉन्ग जर्मिनल फ्यूरो की तरह होता है, जो कि आपका वन जर्मिनल, और एक उसमें नहीं सॉरी उसमें क्या होता है, एक वन लॉन्ग जर्मिनल फ्यूरो होता है एंड एक वन जर्मिनल अपार्चर होता है। दिस इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ प्रिमिटिव डाइकोटिलेडन। तो ये आपके क्या है, ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे जो कि आपके प्रिमिटिव डाइकोटिलेडनस जो होते हैं उसके आपके जस्ट फीचर देखने को मिलेंगे, सच एज जैसे कि इसमें दे भी रखा है पिपरेसिया एंड क्लोरेंथेसिया, है ना। ये मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलेडन्स में भी आपको जो पाया जाता है वो आपका कौन सा, साइकेड्स एंड सीड फंड्स हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम पैलियोनोलॉजिस्ट, जो कि आपके क्या है फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है जो कि मोनोकॉल्पेट जो है उसमें आपको क्या है पोलन ग्रेन के बारे में बताया। ट्राइकॉल्पेट ग्रेन जो है उसमें क्या होता है, ग्लोबोस कहते हैं। किस तरीके का होता है, ग्लोबोस होता है सिमेट्रिकल होता है, मतलब शेप की बात कर रहे हैं। ग्लोबोस होता है सिमेट्रिकल होता है एंड उसके 3 जर्मिनल अपार्चर होते हैं, ठीक है। एंड आपका क्या है करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस डाइकोटिलेडन, और जो कि आपको क्या है एडवांस डाइकोटिलेडन में आपको क्या है इसके करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पोलन ग्रेन दैट आर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक एविडेंस, क्या है कि जो करेक्टरिस्टिक है करेक्टर्स है पोलन ग्रेन के जो कि आपके कंस्टिट्यूट करते हैं टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस में, जैसे कि आपका यूनिट हो गया, पोलैरिटी हो गया एंड शेप हो गया, सिमेट्री हो गया, न्यूक्लियर स्टेट हो गया, या फिर वॉल आर्किटेक्चर हो गया, एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, एक्साइन स्ट्रक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, ये सारी चीजें एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इट इज ऑल्सो इंक्लूड करते हैं इसमें सेप स्ट्रक्चर, पोजीशन, नंबर एंड टाइप्स ऑफ अपर्चर आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप पैलियोनोलॉजी डिफाइन करेंगे किसके, तो ये आपका टैक्सोनॉमिक एविडेंस में जो आपका यूजफुल होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसको आप डिफाइन अच्छे से कर देंगे। देन उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन जो है ये आपका लास्ट वाला रहने वाला है। अगर आपने 2 में से आप अगर एक छोड़ के आपने 6ठा करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या है उसमें से आपने 1 से लेके 6 तक आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, या मैं बोले 1 से लेके 5 तक 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 1 से नहीं 2 से लेके 5 तक, तो आप 7वां क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। या फिर आपको 7वां क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप कर दीजिए। इसमें से क्या करना है, 4 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर देते हैं कि इसमें से पूरे के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, नहीं 5 के 5 नहीं करने, इसमें से 4 आपके जोन से जो आपको आ रहा है अच्छे से वही आपको करना है। इसमें से याद रखना एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का है तो ये 10 नंबर का 4 टू 8 होना चाहिए, 10 कैसे हो गया ये पता नहीं। तो देन देखिए क्या है ये 8 नंबर का होना चाहिए। तो 7 टाइड्स है, 7 टाइड्स को हमें यहाँ क्या है डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, काफी बड़ा कर रखा है। इसमें सिर्फ 4 करने हैं, 2 करने हैं, यानी 4 करने ना, हाँ ठीक है। तो 4 टू 8 ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, दो दो नंबर का है। देन बात करें यहाँ पे जो आपका क्या है ये सेमेंटाइड्स जो है, तो ये आपका क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है प्लांट में, उसको हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइड्स कहते हैं। तो कौन करता है इन्फॉर्मेशन कैरी, तो यहाँ पे देखिए क्या है, दे हैव एन रिकॉग्नाइज्ड टू थ्री काइंड, ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया डीएनए हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो कि आपका प्राइमरी सेमेटाइड्स होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। देन राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेमेंटाइड होता है। एंड देन प्रोटीन भी हो गया, वो भी आपका क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, वो आपके टर्सरी सेमेंटाइड हो गया। ये आपके कैसे होते हैं, फॉलोइंग द सिक्वेंशियल ट्रांसफर, इसमें क्या है, सिक्वेंशियल ट्रांसफर देखने को मिलेगा, जो कि आपका जेनेटिक कोड का ट्रांसफर करता है, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है। एक वन देन उसके बाद क्या, ऑफ दीज द प्रोटीन आर द मोस्ट फेवर्ड मॉलिक्यूल, इसमें जो प्रोटीन होते हैं आपके मोस्ट फेवर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कीमोटॉक्सिनोमिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। प्लांट मॉलिक्यूल प्रोटीन की बात करें, वो आपको स्टडी की जाती है डिफरेंट मेथड में। आपका पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, और दूसरा आपका है सीरोलॉजिकल मेथड द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये प्लांट प्रोटीन को हम जब स्टडी करते हैं, बोथ प्रोसेसेस जो हैं वो यूज किया जाता है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन केमिस्ट्री, ठीक है। प्रोटीन केमिस्ट्री जो है, जो प्लांट में प्रोटीन केमिस्ट्री में से जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, वो आपका अलग अलग प्लांट से, वो आपका ये दो मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सीरोलॉजिकल मेथड। आपका ये ब्लॉक 3 प्लांट टेक्सोनॉमी क्या लिख दिया मैंने। ये जो टूल्स और एविडेंसेस है वो आपके कैसे होते हैं, 74 इन द कॉमन ब्रेड वीट, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेड वीट की बात करें, जो कि जिस वीट से आपका ब्रेड बनता है, तो उसको हम ब्रेड वीट कहते हैं। तो इसमें जो टूल और एविडेंसेस कितने होते हैं, 74 होते हैं। इसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम भी कहते हैं, क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम भी कहते हैं। जिसमें स्टोरेज प्रोटीन की बात करें, वो एनालाइज किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा किया जाता है। बात करें कंपैरेटिव पर्पसेस की, तो कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए जो स्टोरेज प्रोटीन है, वो आपका क्या है, टेट्रापोइड वीट से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या फिर ट्रेटिकम डाइकोकम से, या फिर ये डाइप्लॉइड जो ग्रास है उनसे हम क्या है, क्या करते हैं, कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं इनके प्रोटीन को। देन ये क्या है, एगलोपस सेक्यूरोसा वर ऑल्सो एनालाइज्ड इलेक्ट्रोफोरेटिकली, ये जो आपका एलिजियोपस सेक्यूरोसा है, उसको भी हम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिकली भी हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये जो स्टडी कंफर्म की जाती है, कंक्लूजन किया जाता है एक तरीके से, कंक्लूजन दैट द हेक्सापोलाइड व्हीट जो है डिड नॉट कंटेन सम ऑफ द प्रोटीन, वो क्या है, सम ऑफ प्रोटीन कंटेन नहीं करता, प्रोसेस बाय लाइपॉइड स्पीसीज, ठीक है, सॉरी डाइप्लॉइड स्पीसीज, जो कि आपका डाइप्लॉइड स्पीसीज द्वारा प्रोसीड किया जाता है। एंड विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ द हेक्सापोलाइड, और एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है एवोल्यूशन में हेक्सापोलाइड व्हीट के, ठीक है। एंड ये स्टडी ऑफ सपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजिकल एविडेंस, और ये जो स्टडी है सपोर्ट किसको करता है, जो ऑब्जर्वेशन जो है आपका किस पे बेस्ड होता है, मॉर्फोलॉजिकल या फिर साइटोलॉजिकल, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर पे जब हम एविडेंस निकालते हैं तो आपको साइटोलॉजिकल एविडेंसेस कहलाता है। तो इनके जो एविडेंसेस को है वो क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने लिख दिया है, वैसे आपको 2 ही नंबर का ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड की बात करें यहाँ पे, ये गुड की क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, उसके कैरेक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं की के। तो आप सभी को सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि की क्या होता है। तो की मैं आपको बता दूं, वो जस्ट टूल्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस, टूल्स होते हैं, आर्टिफिशियल टूल्स होते हैं, जो कि एक तरीके से हम किसी भी प्लांट्स को या फिर किसी एनिमल के एक सीक्वेंस को जान पाते हैं, या मैं कहूँ उसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम एक तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो वही आपका क्या होता है, जस्ट की होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गुड की फीचर है ये। तो ये आपका क्या है, अ की शुड भी कैसा होता है, रिलायबल और कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो आपके टूल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, रिलायबल, जिस पे आप विश्वास कर सको, और एक तरीके से कांस्टेंट होने, एक समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। दूसरा आपका कह रहा है, इट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द एरिया, वो क्या होने चाहिए कि आपके एप्रोप्रिएट होने चाहिए किसी भी एरिया में, फ्रॉम वेयर द प्लांट टू बी आइडेंटिफाई वाज कलेक्टेड, यानी जहां से हमने क्या है प्लांट को आइडेंटिफाई करा और वहां से कलेक्ट करा, वो आपके कैसे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट एरिया होने चाहिए। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमने प्लांट कलेक्ट करा कहाँ से, दिल्ली से, या फिर किसी मतलब में, या तो हमने दिल्ली से किया होगा, या फिर मे नॉट अकर इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो जो हमने दिल्ली से कलेक्ट करा है ना, तो वो आपका क्या है, मे और मे नॉट अकर इन साउथ इंडिया, वो साउथ इंडिया में आपके नहीं ग्रो होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का हम क्या कहते हैं, आप की सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद देयर फॉर यूजिंग अ की फॉर प्लांट्स ऑफ साउथ इंडिया मे नॉट हैव द आइडेंटिफाई द
प्लांट। अब जो हम प्लांट क्या है यूज कर रहे हैं साउथ इंडिया में, प्लांट को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपका आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए किसी भी दिल्ली के प्लांट में, ठीक है। देन तीसरा बात कर ले हम, इट कैन बी यूज्ड बाय द विद द ईज एंड सर्टेनिटी ऑफ नेमिंग अ प्लांट। क्या है कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जस्ट आसान करने के लिए, या फिर किसी भी सर्टेनिटी ऑफ नेमिंग अ प्लांट, क्या है नेम किसी भी प्लांट के नेम को नेमिंग करने के लिए। चौथा इसमें लिखा इट शुड एम्प्लॉय मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स दैट इजीली ऑब्जर्वेबल। हम क्या है उसमें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं एक तरीके से, है ना, जिससे कि जो कि आसानी से ऑब्जर्वेबल हो, क्या कि हम ऑब्जर्व करके हम उसमें जो आपके करेक्टरिस्टिक फीचर है या मैं बोलूँ डिफरेंस है, हम वो बता सकें। देन बात करें स्टेटमेंट जो आपके कैसे होने चाहिए, ऑलवेज भी पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा आपका क्या, छठा आपका क्या, डिजायरेबल दैट इज यूजर प्रोवाइडेड अ सीरीज ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड पैरेलल स्टेटमेंट कॉल्ड कपलेट्स। क्या है आपका कैसा होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, प्रोवाइडेड एक सीरीज ऑफ चॉइसेस होना चाहिए किसी भी दो स्पीसीज के बिटवीन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और पैरेलल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे, कपलेट्स कहेंगे। इनिशियल वर्ड की बात करें ऑफ ए कपलेट की, वो आपके किस तरीके से होने चाहिए, तो प्लांट और प्लांट पार्ट के बारे में होने चाहिए, जैसे कि प्लांट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, इनके बारे में वो क्या कर रहा हो, उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है, वो जो आपका स्टेटमेंट होगा, कीज होगा। देन बात करें आठवां जो पॉइंट है, वो इनिशियल वर्ड ऑफ ईच लीड, मतलब जो आपका इनिशियल वर्ड है जो कि आपका क्या कर रहा हो, प्रत्येक को लीड कर रहा हो ऑफ ए कपलेट मस्ट बी द सेम, ठीक है, क्योंकि आपका कपलेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सेम होने चाहिए, इस तरीके से लीड करना है इनिशियल वर्ड को। देन बात करें जो कंसेक्यूटिव कपलेट्स हैं, वो शुड नॉट बिगिन विद द सेम वर्ड, ठीक है, आपका जो कंसेक्यूटिव लगातार जो कपलेट हम जो ढूंढेंगे, देन वो आपके क्या है, एक ही वर्ड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपका क्या है कोई कपलेट जो है यूज वन पार्ट ऑफ अ प्लांट, लीफ, फ्लावर एज द फर्स्ट वर्ड, आपका जो क्या कहते हैं, जो भी आपका कपलेट हम पहला लेते हैं, वो आपका प्लांट हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, इनमें से ही हम क्या है पहला वर्ड लेते हैं, तो देन आपका जो दूसरा कपलेट होगा, नेक्स्ट कपलेट होगा, वो कैसा होना चाहिए, शुड यूज ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, एक तरीके से वो दूसरा होना चाहिए उसका कपलेट, ये सॉरी क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव नेम वर्ड, और वो एक तरीके से उसके करेक्टर्स को क्या कर रहा हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो, और उसके करेक्टर को हम उससे आइडेंटिफिकेशन कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद 10वां जो है आपका बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर जो है यूज किया जाता है कपलेट में, वो आपका होना चाहिए कीज में। देन उसके बाद 11th की बात करें, जो इनिशियल वर्ड हो कपलेट का, वो कैसा होना चाहिए, शुड बी अ नाउन होना चाहिए, ठीक है, नाउन होना चाहिए, ऐसा नहीं है वर्ब एडवर्ब हो जाए, आपका नाउन होना चाहिए। देन उसके बाद एडवर्ब एफ क्या है, रेफरिंग टू अ प्लांट, जो कि आपका प्लांट को रेफर करता हो या फिर प्लांट के पार्ट को रेफर करता हो। दिस मीन्स डैट इन द की, जो कि आपका की में होता है, की में जिसका मतलब होता, एंड जो प्लांट पार्ट है वो आपका क्या हो, शुड भी मेंशन होना चाहिए फर्स्ट, पहले, एंड और जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके बाद मेंशन होना चाहिए, ठीक है, कपलेट में आपका दूसरा जो होना चाहिए, जैसे कि लिफ इंटायर पिनेट एंड नॉट इंटायर पिनेट लिव्स, फ्लावरिंग एक्टिमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, है ना, तो कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए। बार बार इसमें क्या है, 3 और 3 से ज़्यादा आपके क्या हो सकते हैं, करेक्टर हो सकते हैं किसी भी कपलेट में, है ना, शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा हम कपलेट को के करेक्टर को लिख दें, उसको जस्ट आपको अवॉइड करते चलना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सी, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं बीएसआई यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे की फीचर्स हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है बीएसआई, तो जो आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है बीएसआई, वो इनिशियली इस्टेब्लिश किया था 1819 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव्स था कि प्लांट के रिसोर्सेज जो हैं पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में, है ना, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, है ना, प्लांट स्पीसीज को, और उसके इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में जान पाएँ। 1954 यानी 1954 में ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिकॉग्नाइज करा बीएसआई को विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या थे, तो पहला था अंडरटेकिंग इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक surveys and collect accurate detailed information on the occurrence, distribution, ecology and economic utility of plants in the country। हम क्या है उसके इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वे के बारे में एक अंडरटेकिंग तैयार करना है, एंड उसके बाद कलेक्ट करना है एक्यूरेट और डिटेल इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी हमने जो प्लांट स्पीसीज को हमने क्या है एक तरीके से खोजा है, डिस्कवर करा है, उसके ऑकरेंस के बारे में जानना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, उसके बारे में इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक यूटिलिटी के बारे में जानना है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली हम उसका यूज कर सकते हैं, एंड प्लांट जो है कौन सी कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कलेक्टिंग आइडेंटिफाइंग, एक तरीके से कलेक्ट करने के बाद और आइडेंटिफाई करने के बाद और डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के बाद वो क्या है, उसके बाद जो ये प्लांट मटेरियल है
क्या करना है, ये जो ये प्लांट मटेरियल है ना, एक सेकेंड, तो ये जो आपका क्या है प्लांट मटेरियल है, और डेट में बी यूज बाय एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका क्या है, एक बार आपने क्या है डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आप क्या है उसको एजुकेशनल या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा यूज़ कर सको, ऐसा होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है, ये जो टूल और एविडेंसेस हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या कहते हैं, एक्टिंग एज अ, ये इसे काट देता हूँ, ये गलत कॉपी हो गया, ठीक है। देन बात करें एक्टिंग एज द कस्टोडियन एंड ऑथेंटिक कलेक्शन, एक तरीके से कस्टोडियन एंड ऑथेंटिक कलेक्शन करने के बाद वेल प्लान्ड हार्बेरिया बनाना है, एंड डॉक्यूमेंटिंग प्लांट रिसोर्सेज को हम क्या करना है, फॉर्म करना है, और लोकल डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल फ्लोरा का फॉर्मेशन करना है। कुछ इस तरीके से आप क्या है बीएसआई का काम होता है इंडिया में, जो बॉटनिकल सर्वे जो करती है। देन उसके बाद आपका आ जाता है क्लेडोग्राम को हमें डिफाइन करना है। तो क्लेडोग्राम जस्ट क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्लेडोग्राम आपका क्या होता है, ट्री लाइक रिलेशनशिप होता है, जिसमें डायग्राम आपका कैसा होता है, तो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइपोथेटिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया होता है। क्लेडोग्राम आपका सब्जेक्टेड टू रिवाइज एज एडिशनल डेटा बिकम अवेलेबल, यानी जो क्लेडोग्राम है जो सब वो क्या है सब्जेक्ट मतलब रिवाइज कराता है एडिशनल डेटा को, जो कि आपका बिकम अवेलेबल है। इट कैन बी फॉल्सेबल, और आपका क्या है कुछ फॉल्सेबल भी हो सकता है। क्लेडोग्राम जो है line that branch off in a different direction ending at a clade and a group of organisms that last with a last common ancestor, यानी जो आपका क्लेड है या मैं बोलूँ जो ग्रुप है उसका क्या है ऑर्गेनिज्म का लास्ट कॉमन एंसेस्टर क्या रहा है उसके बारे में क्लेडोग्राम बताता है। जस्ट ट्री लाइक रिलेशनशिप होता है वो। तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे ब्लैकबेरी, रास्पबेरी एंड चेरी का एक प्लांट होगा जो कि बिलोंग करता है फैमिली कौन सा है, रोसेसिया से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑल देम पोजेसेस फ्लैशी फ्रूट, ये सारे ही फ्लैशी फ्रूट को बिलोंग करते हैं, पोजेस करते हैं। एंड क्या है टर्म्ड, इनको टर्म दिया जाता है ड्रूप्स, क्या है ड्रूप्स एक टर्म दिया जाता है। हाउएवर नंबर ऑफ स्मॉल फ्रूट्स आर प्रेजेंट एज ए क्लस्टर, इसमें जो आपके जो फ्रूट होते हैं उसमें कैसे होते हैं, तो जस्ट क्लस्टर में होते हैं। जैसे कि ब्लैकबेरी देखें तो उसमें फ्रूट्स कैसे होते हैं, जस्ट फ्रूट एक ही होता है लेकिन बहुत सारे छोटे 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 बेरी क्या होते हैं आपस में क्लस्टर में बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। देन बात करें और रेस्पबेरी में भी ऐसे होते हैं। चेरी जो है आपका ड्रूप्स होता है, उसमें लार्जर और सिंगल ही वो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें लंबी लंबी टहनियाँ होती है और कुछ इस तरीके से आपका चेरी होता है, ठीक है, तो सिंगल ही होता है। देन उसके बाद क्या है, द गिवन इवोल्यूशनरी ट्री सजेस्ट करता है, जो ब्लैकबेरी है रास्पबेरी है वो क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे को ईच अदर। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रूट होता है वो क्लस्टर के फॉर्म में फॉर्म होता है, एंड ऑन बेसिस ऑफ द फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक, जो उसके फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक उसके बेसिस पे। देन आइदर अगर हम बात करें देम क्लोजली रिलेटेड टू चेरी, देन उसके बाद वो क्या है क्लोजली रिलेट किससे करता है, चेरी से। इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड दैट ब्लैकबेरीज एंड रास्पबेरीज आर प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम अ मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। तो इस तरीके से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो आपके ब्लैकबेरी होते हैं या मैं बात करूँ रास्पबेरी होते हैं, ये प्रोबेबली क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, यानी उनके जो कॉमन एंसेस्टर है वो ज़्यादा एक तरीके से क्लोजली बिलोंग करते हैं एक दूसरे से। देन बात करें इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट टू आर सिस्टर, है ना, ठीक है। हम इनको क्या कहते हैं, दोनों को हम क्लोजली ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं ये ग्रुप में, तो हम इनको सिस्टर भी कह सकते हैं, दो सिस्टर कह सकते हैं। देन बात करें जो कॉन्क्लूजन है वो आपका क्या निकलता है, जो सस्टेंडेड बाय द अदर एविडेंसेस फ्रॉम फाइटोकेमिस्ट्री एंड डीएनए सीक्वेंसिंग स्टडी है, उसके द्वारा हम क्या है कॉन्क्लूजन को इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है जो कि 3 ग्रुप्स ऑफ रोज फैमिली, यानी जो आपका जो बेरी वाला फैमिली है इसको बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर है जिसमें आपके ब्लैकबेरी, रसबेरी और चेरी तीनों ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ये दोनों आपके डिवाइड हो जाते हैं। इसमें आपका कॉमन एंसेस्टर किसका है, ये ब्लैकबेरी और रसबेरी पे। क्यों? क्योंकि इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हैं ये रसबेरी और ब्लैकबेरी में आपके क्या है क्लस्टर होते हैं, बहुत छोटे 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 क्लस्टर्स होते हैं। देन बात करें अगर हम चेरी की, तो वहाँ पे सिंगली एक क्या होता है, जस्ट ये टहनी सी होती है, एंड देन ये सिंगल ही लगा होता है फल। तो कुछ इस तरीके से इनका क्या है आप क्लेडोग्राम देख सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे फूड वेब की, ये आपका लास्ट है, क्योंकि अभी हमने क्या है 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब 4 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो आपको 5वां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फूड वेव आ जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये फूड वेव, तो फूड वेव आ जाता है तो आपको ये करना है, ठीक है।
मतलब जो अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है। तो फूड वेब की बात करें हम, ये आपके नेचर में क्या है, इन नेचर नो फूड चेन इज आइसोलेटेड। यानी फूड वेब क्या बताता है कि जो हमारे नेचर में जितने भी फूड चेन है ना, कि जैसे कि आपका क्या है, सांप आपका मेढक को खा रहा है, मेढक आपका कीड़े को खा रहा है ना, या फिर मैं कहूँ सांप फिर चील आपका सांप को खा रहा है ना, फिर चील मर जा रहा है तो फिर उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा खा रहा है, तो ये सारा क्या है, फूड चेन बनाता है। तो जस्ट इसमें आपका जो फूड चेन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे फूड चेन मिलेंगे आपको, और सभी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि कोई भी फूड चेन ऐसा नहीं है जो कि आपका आइसोलेटेड हो। फूड चेन जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक फॉर्म करते हैं जस्ट वेव लाइक। वेव कैसा दिखता है आपको मालूम है? हाँ, इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो वेव आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, स्पाइडरमैन वाला वेव। ठीक है, ये तो वैसे मैंने वेव बनाया है। तो ये जस्ट ऐसा वेव नहीं दिखता, ये फूड वेव अलग होता है, क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये क्यों होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्लांट जो है मे सर्व एज अ फूड सोर्स। प्लांट आपका क्या है, फूड सोर्स की तरह सर्व करता है, जस्ट अ प्राइमरी रिसोर्सेज की तरह। मैनी हार्बीवोरस जो है वो साइमल्टेनियसली इसमें क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, सर्व करते हैं, प्लांट सर्व करता है अपने आप ही। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ग्रास जो है आपका सपोर्ट करता है बहुत सारे एनिमल को, जैसे कि आपका डियर हो गया, काव हो गया, ग्रास ऊपर रैबिट हो गया, ये सारे क्या है, ग्रास ईटर एनिमल्स हैं, है ना, प्राइमरी ईटर हैं। देन उसके बाद हम बात करें, सिमिलरली आपका हार्बीवोर होते हैं, वो मे एक्ट एज अ फूड सोर्स। क्या है वो, फूड सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, किसके लिए, कार्निवोरस स्पीसीज के लिए। जो आपके कार्निवोर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जस्ट वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, आपके हार्बीवोर पे होते हैं। देन उसके बाद बात करें, ऑल्सो फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेज ऑफ हार्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स में शिफ्ट सीजनली। अब वो क्या है, सीजनली ये चीज़ बदलता रहता है। जो आपका जो फूड अवेलेबिलिटी है और जो प्रेफरेंसेज हैं, है ना, हार्बीवोर्स द्वारा और कार्निवोरस द्वारा, वो क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है। मान लीजिए कि कोई कार्निवोर है, अगर किसी सीजन आपकी डियर की आबादी ज़्यादा होगी तो वो कार्निवोर द्वारा डियर को ईट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसी समय बफेलोज की आबादी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो कार्निवोर द्वारा बफेलोज को ईट किया जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बताया गया कि आपका सीजनली क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है। इसी तरीके से हार्बीवोरस को भी आपको क्या है, कि कभी घास होते हैं तो कभी घास नहीं होते, तो उनको टहनियों पत्तियों से काम चलाना पड़ता है। ये जो फूड है, फूड वेव इलस्ट्रेट, जो कि आपका क्या है, वेव की तरह फॉर्म दिखता है, वेव जैसे दिखता है। आपका जो ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपस में एक दूसरे में ऑर्गेनिज्म में होता रहता है किसी भी इकोसिस्टम में। एंड वेयर द फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पैथवे इन द फूड वेव। ठीक है, और ये जो एक तरीके से जो फूड चेन है, एक तरीके से ट्रेस करता है ओनली वन पैथवे, एक ही पैथवे होता है फूड वेव का। ठीक है, जो फूड वेव आपका क्या है, मोस्ट कम्युनिटीज इसमें क्या होते हैं, होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इन्वॉल्विंग इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ, यहाँ क्या लिखा है, इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें कई सारे अनगिनत आपके क्या होते हैं, जीव होते हैं, कई अनगिनत प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड जो एग्जांपल की बात करें, इन अ स्ट्रीम साइड, जैसे कि आपका स्ट्रीम साइड इकोसिस्टम है आपका, जैसे कि इसमें लिखा है ग्रास ऑपर, इफ ग्रास ऑपर बिकम स्केयर ऑन देयर पॉपुलेशन, एक तरीके से उनकी क्या है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही, इज वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ सम क्लैमिटी। ठीक है, एंड कैलमिटी, द फ्रॉग्स प्रेइंग ऑन ग्रास ऑपर डू नॉट die or move of dead places out, instead they feed on other organisms such as fly। तो इसी तरीके से आपका क्या है, अगर मान लीजिए कि फ्रॉग है, होता है ना कि कभी कभी आपका क्या है, ग्रास ऊपर क्या है, पॉपुलेशन गायब हो जाता है। इस बारिश के समय में जब घास होती है तब ग्रास ऊपर बढ़ जाते हैं एकदम से, एंड देन जैसे ही आपका क्या है, बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, घास की कमी हो जाती है, देन ग्रास ऊपर भी गायब हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो फ्रॉग होते हैं वो क्या है, जब ग्रास ऊपर अपने पीक पे होता है, उनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जस्ट ग्रास ऊपर पे डिपेंड करते हैं। और जब वो मर जाते हैं, मान लीजिए ग्रास ऊपर, तो वो किसी और फूड रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। यानी इसमें लिखा है इंस्टेड दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने लगते हैं। जैसे कि आपका फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाइज को ईट करने लग जाते हैं हमारे फ्रॉग, नन्हे मुन्ने फ्रॉग। ये जो फूड वेव है वो इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट और स्टेबिलिटी इनटू एन इकोसिस्टम। फूड वेव इंट्रोड्यूस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को, जो कि स्टेबिलिटी को एक तरीके से बनाए रखने का काम करता है इकोसिस्टम में। लार्जर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और स्टेबल होते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, अगर कोई भी स्पीसीज वहाँ से अगर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या है, किसी ना किसी जीव को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे मैंने फूड वेव को रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे सिंपल रिप्रेजेंट जस्ट
कर रखा है, जैसे कि आपका आप देख भी सकते हैं बर्ड आपका माउस पे डिपेंड करता है, माउस आपका सर्व्स पे, स्क्विरल आपका सर्व्स पे, रैबिट आपका ग्रास पे, कैटरपिलर आपका हॉक आपका कैटरपिलर खा जाता है, या फिर फॉक्स आपका रैबिट खा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, आपस में एक तरीके से क्या है, फूड वेब बन जाता है ग्रास लैंड पे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं फूड वेब का फॉर्मेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमने क्या है, सारे ही क्वेश्चन को हमने एक तरीके से कंप्लीट करा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आप और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी इसी तरीके से मैं भी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो हेल्प करते रहिए। एंड आप सभी को BBYCT 133 के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हो सके तो एक और क्वेश्चन पेपर अगर मैं सॉल्व करवा दूं आपका, तो जरूर उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।